हमारा प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्टार हेल्थ का सबसे सुपीरियर प्लान है, सबसे अच्छा प्लान है। अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कंपनी इस प्लान के अंदर देती है, रेस्ट किसी प्लान में नहीं देती है। तो प्लान्स के जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं जो आपने कल समझे, उनके साथ-साथ आज और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है चीज़ों को साथ-साथ समझिएगा, कोई डाउट होगा साथ-साथ पूछिएगा। जैसे कि ये प्लान है हमारा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले कुछ यूनिवर्सल रूल हैं हमारे जो ऑलवेज़ काम करते हैं। वो यूनिवर्सल रूल आप लोगों को पता होने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऑफ अगर यूनिवर्सल रूल आपको नहीं पता तो आप हेल्थ पॉलिसी नहीं सेल कर पाएँगे या फिर कस्टमर को नहीं बता पाएँगे या फिर कस्टमर ने अगर आपसे कोई डाउट पूछा, तो आपको राइट आंसर नहीं पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं हमारे यूनिवर्सल रूल पर जो हर पॉलिसी में सेम एज़ इट इज़ काम करता है। हर हिन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलवेज़ सेम एज़ इट इज़ काम करता है। जैसे रूल नंबर 1 कल भी बताया है आप लोगों को जैसे कल शिवांगी ने एक मीटिंग ली थी बेसिक कीवर्ड्स की, तो उसमें सबसे पहले 3 यूनिवर्सल रूल ही बताए गए थे। तो रूल हमारा सबसे पहला क्या होता है, पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है हमारी जिस दिन से हम पॉलिसी लेते हैं, लेकिन पॉलिसी के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज़ेशन इज़ मस्ट 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी होता है। कोई भी हेल्थ पॉलिसी तभी काम करती है जब हम 24 घंटे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, किसी भी हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अगर कोई भी पर्सन 24 घंटे से कम एडमिट हुआ है, 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे के लिए सिर्फ एडमिट हुआ और ट्रीटमेंट करवा के आ गया, अब वो सोचे उसको हेल्थ पॉलिसी से क्लेम मिलेगा, मेडिक्लेम पॉलिसी से क्लेम कंपनी दे देगी, तो सॉरी नहीं देगी। पहली कंडीशन है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मस्ट मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। सेकंड रूल है इसका एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1 एक्सीडेंट पहले ही दिन से कवर अप होता है। मतलब किसी ने अगर आज पॉलिसी लिया अभी लगभग मैं मान लेती हूँ चलिए 5 बज रहे हैं। अगर आज 5 बजे किसी ने पॉलिसी ली है और 6 बजे अगर कोई बाहर जाता है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट मैंने मान लिया, रोड एक्सीडेंट हुआ है और उस सिनेरियो में उसको सेम टाइम हॉस्पिटल में एडमिट करवाना एडमिट की रिक्वायरमेंट है, मेजर सिनेरियो है, लाइक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा है। तो यस, वो पॉलिसी सेम डे मतलब पहले ही दिन से काम स्टार्ट कर देती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1 ठीक है? और इसके साथ-साथ तीसरा रूल क्या होता है? इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज़ का। इनिशियल मतलब पहले 30 दिन कोई भी ट्रीटमेंट हमारी पॉलिसी से नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पहले 30 दिन पॉलिसी से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ के कोई और अगर लाइक ट्रीटमेंट होता है, तो वो मिल जाएगा। एक्सीडेंट मिल जाएगा, बाकी कोई और ट्रीटमेंट इस पॉलिसी से नहीं मिलेगा पहले 30 दिन। 30 दिन के बाद ही ये पॉलिसी स्टार्ट होती है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि हमारे हेल्थ पॉलिसी लेने का फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? कि कंपनी तो इसमें वेटिंग लगाती है। पहले 30 दिन तो कंपनी पॉलिसी स्टार्ट ही नहीं करेगी। तो येस, एक लॉजिकली सोच के देखिएगा कि कंपनी ने 30 दिन का वेटिंग बहुत बार कस्टमर लाइक बहुत स्मार्ट कस्टमर्स होते हैं, तो वो चालाकी दिखाते हैं कंपनी के साथ। क्या सोचते हैं प्री प्लान करके पॉलिसी लेते हैं। सपोज़ डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 दिन बाद के ये सर्जरी करवानी है, ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, बीमार चल रहे हैं बहुत टाइम से। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये सर्जरी करा लीजिएगा, 1 महीने बाद ये सर्जरी करवा लीजिएगा। कस्टमर क्या सोचता है कि वो सर्जरी में लाख 2 लाख रुपए लगाना है, बेटर है 20,000 रुपए की पॉलिसी ले लेता हूँ, कंपनी पे कर देगी। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न होगा, पहले 30 दिन नहीं कवर होगा। 30 दिन के बाद अकॉर्डिंगली अगर वो पीईडी है तो पीईडी में जाएगा, स्पेसिफिक डिसीज़ है तो स्पेसिफिक में जाएगा अकॉर्डिंगली। अभी इन चीज़ों का मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को गाइड करूँगी। अभी सिर्फ 3 रूल समझिए आपने, रूल नंबर 1 है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मस्ट, रूल नंबर 2 है एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, रूल नंबर 3 है 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। ऐसे ही कोविड की बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि जैसा भी हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 साल से लगभग कोविड है हम लोगों के साथ, हम लोग कोविड के साथ रह रहे हैं प्रॉपर्ली। सभी ने देखा है थर्ड वेव भी आई है कोविड की, कहीं न कहीं हम लोगों ने वो भी उस टाइमिंग को भी निकाला है अभी। तो कोविड भी हमारी सभी पॉलिसीज़ के अंदर कवर है। अगर किसी को कोविड से रिलेटेड भी कोई क्लेम आता है, तो येस हमारी पॉलिसी कोविड से रिलेटेड क्लेम भी देती है, बट पहले 30 दिन वो क्लेम कवर नहीं होता है। कोविड कवर है लेकिन 30 दिन के बाद, जैसे जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है वो कोविड के लिए भी एप्लीकेबल है।
तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल एक थिंग है, एक स्पेशल फीचर है। आप अपने किसी भी कस्टमर को पॉलिसी सेल आउट कर सकते हैं, ऐसा बता के कि हमारी पॉलिसी के अंदर कोविड भी कवर है। क्योंकि सभी के लिए कोरोना का कहीं न कहीं खौफ है। हम लोग भी, आप लोग भी, सभी कोरोना से डरते हैं कि कभी ऐसी इमरजेंसी हुई, कोरोना हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो इतना पैसा कहाँ से लेकर आएँगे? सो कोविड की बात करें हम लोग, कोविड के केसेस में इस तरह के डाउट्स बहुत निकल कर आते हैं। तो अपफ्रंट होके बोलिएगा अपने सभी कस्टमर्स को कि हमारी पॉलिसी में कोरोना कवर है, लेकिन 30 दिन के बाद। एज़ यूजुअल जैसे इनिशियल वेटिंग पीरियड हो रहता है, वही सेम इनिशियल वेटिंग पीरियड कोविड के लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए, अब इसके बाद प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। प्लान को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी फीचर्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसा हमारा प्लान है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टर्म के लिए बात कर लेते हैं। 1 साल, 2 साल और 3 साल। तीनों साल के लिए कस्टमर अगर कैपेबल है, प्रीमियम पे कर सकता है, तो हम कस्टमर से 3 साल का प्रीमियम ले सकते हैं और एक ही बार में इसका प्रीमियम पे कर 3 साल का मैक्सिमम कवरेज है इसके अंदर, अगर कस्टमर कैपेबल रहेगा, 3 साल का प्रीमियम पे करेगा, तो वन शॉट में ही 3 इयर्स की पॉलिसी हम जनरेट कर सकते हैं। इवन एवरी ईयर कस्टमर को टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिले। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कंपनी इसके अंदर दे रही है कस्टमर को कि अगर कस्टमर चाहे ईएमआई पर पॉलिसी लेना तो ले सकता है, बट हमारे पास सिर्फ 2 तरह की ही ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, एक है क्वार्टरली और एक है हाफ ईयरली। उसके बाद एनुअली 2 इयर्स एंड 3 इयर्स 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे सकता है। हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के लिए एज़ यूजुअल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया है कि ईएमआई पर कंपनी ऑफर तो देती है, बट सिर्फ 6 बैंक्स ऐसे हैं जिनके डेबिट कार्ड से पेमेंट हो पाएगी। इसके अलावा अगर कस्टमर किसी अदर बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगी। एक मॉनिटोरियम पीरियड हमारी पॉलिसीज़ के अंदर कवर होता है, बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी अभी। मैम 3 साल के बाद इसी पॉलिसी को जारी रखना है तो नई पॉलिसी बनेगी चौथे साल में इनकी। नहीं सर, रिन्यू होगी एवरी ईयर, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। आज मैं अच्छा। 34 इयर्स की हूँ, मैं अभी जी। 3 साल का प्रीमियम पे कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ। बट 3 हाँ। साल के बाद अगर सपोज़ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैं कैपेबल नहीं हूँ 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करने के लिए, तो मैं जी। उसको अब जब रिन्यू करूँगी तो मैं 1 साल के लिए भी कर सकती हूँ। तो वो लाइफ ओके। लॉन्ग रिन्यूअल्स हैं। अगर मैं 99 इयर्स तक ज़िंदा हूँ और मैं इसको रेगुलर रिन्यू कराना चाहती हूँ, मैं करा सकती हूँ। तो प्रीमियम सेम रहेगा ना? नहीं सर, प्रीमियम सेम नहीं रहता है, प्रीमियम में ऐज वाइज़ चेंजेज़ आते हैं। 5-5 साल का ऐज ब्रैकेट है हमारे पास, जैसे अच्छा। अभी इनिशियली 35 इयर्स तक प्रीमियम सेम रहता है, 35 के बाद 36 में प्रीमियम चेंज होता है, जो 40 तक सेम रहता है। उसके बाद 41 में चेंज होता है, जो 45 तक सेम रहता है। हाँ, मैं अभी बताऊँगी, प्रीमियम चार्ट आप लोगों को देखना सिखाऊँगी, तो उससे आप लोगों को जी। ईज़ी हो जाएगा। थैंक मैम यू। इसमें प्रीमियम कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे हम? प्रीमियम कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे? प्रीमियम के लिए हमारे पास रेट चार्ट है घनश्याम जी। मैंने सभी को वो रेट चार्ट शेयर किए हुए हैं, बट स्टिल अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूँगी और प्रीमियम चार्ट देखना भी सिखाऊँगी अभी मैं। जी मैम, जी मैम। अब प्लान के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे मैक्सिमम फैमिली साइज़ है, अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जिन्होंने कल की मीटिंग ली थी जिसमें मैंने बेसिक्स बताया था इस प्लान का। कुछ फीचर्स बताए थे यूएसपीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो वो मैंने बताए थे। आज इसको बहुत ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज़ की बात करेंगे तो 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, मतलब हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर करती है। एडल्ट्स की बात करते हैं तो 18 टू 65 इयर्स, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी। डिपेंडेंट चाइल्ड्स, बच्चों की बात करती हूँ तो 91 डेज़, मतलब मोटा-मोटा 3 महीने का बच्चा 3 मंथ से लेकर 25 इयर्स तक कंपनी बच्चों को मदर फादर के साथ एक ही पॉलिसी में इसके बाद है मिड टर्म इंक्लूजन। इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इसके लिए समटाइम्स कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फ्लोटर भी दे सकते हैं। अगर मैं अकेली हूँ और अकेली इस पॉलिसी को परचेज़ करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं अपने साथ अपनी फैमिली मीन्स मेरे हस्बैंड, फैमिली ऑलवेज़ हस्बैंड वाइफ में आती है। अगर मैं अपने साथ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कवर करना चाहती हूँ, तो भी मैं इस प्लान को लेना चाहती हूँ। अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं, मान लेते हैं मैं अभी इंडिविजुअल हूँ, मेरी एज लगभग 25 इयर्स की है। मैंने ये पॉलिसी परचेज़ की, लेकिन 2 साल के बाद जब मैं 27 साल की हो जाऊँगी, तो मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है? अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो आएँगे वो इस पॉलिसी में, अगर मैं चाहूँ तो अपने हस्बैंड को इस पॉलिसी के अंदर मैं ऐड करवा सकती हूँ। जैसे मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल आया अप्रैल में, मेरी शादी हुई अगस्त में, ठीक है? तो अगस्त में जब मेरी पॉलिसी में मेरी जब शादी होगी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ जाएँगे
तो उस टाइमिंग पे मैं अपने हस्बैंड को अपनी इसी पॉलिसी में थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके कंपनी को मैं सेम टाइम साल के बीच में मिड टर्म, तो समझिएगा मिड टर्म मतलब साल के बीच में अपने हस्बैंड को ऐड करवा सकती हूँ। इसे बोलते हैं हम मिड टर्म इंक्लूजन। या एग्जाम्पल के थ्रू कोई पर्सन है, राम कुमार जी, जेंट्स की बात कर लेते हैं बेसिकली। उन्होंने आज इंडिविजुअल पॉलिसी ली है, 6 महीने बाद 8 महीने बाद उनकी शादी हो जाती है। अब जब उनकी वाइफ आएंगी तो वो साल के बीच में पॉलिसी रिन्यूअल से पहले ही कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपनी वाइफ को इसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये भी इस पॉलिसी की स्पेशलिटी है। अब ये तो हुआ हस्बैंड या वाइफ को ऐड करवाना, बट सम टाइम्स हस्बैंड वाइफ दो लोगों ने पॉलिसी ली है, अभी बेबी नहीं है उनका कोई, मान लेते हैं 6 महीने बाद डिलीवरी है वाइफ की, तो डिलीवरी अगर हो जाती है उसके बाद जब बेबी 3 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, 3 मंथ मीन्स 91 डेज, अगर बच्चा 3 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा तो 6 महीने हुए पॉलिसी को, 3 महीने हो गए बच्चे को, तो टोटल 9 महीने, 9 महीने निकल चुके हैं। बाकी बचे हुए 3 महीनों के लिए हम बेबी को पॉलिसी के अंदर ऐड करा सकते हैं। तो रिन्यूअल से पहले ही बेबी ऐड हो जाएगा, इसके बाद जब रिन्यूअल आएगा तो वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ में रिन्यूअल आएगा। तो ये डाउट क्लियर है सभी को? कोई यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मिड टर्म इंक्लूजन में? प्लीज बता दीजिएगा मुझे, कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, फैसिलिटी हो गया है, हमारा ईएमआई ऑप्शन दे चुके हैं, चलिए ये हो गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। तो इस पॉलिसी के अंदर मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख से स्टार्ट है। कंपनी मिनिमम 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 CR तक का सम एश्योर्ड ऑफर करती है। 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़, ये सम एश्योर्ड हमारे पास अवेलेबल है। हॉस्पिटलाइजेशन, कंपनी किस किस तरह के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर करती है? तो यहाँ कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट्स भी देती है और रिम्बर्समेंट ट्रीटमेंट्स भी देती है। बट दोनों ही ट्रीटमेंट में 24 घंटे एडमिट होने वाला जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगा। अगर 24 घंटे एडमिट हुआ है कस्टमर तो ही, या तो कैशलेस। अब कैशलेस किस कंडीशन में मिलता है? अगर कस्टमर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है। अब ये नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है? ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिनका हमारी कंपनी के साथ मीन्स स्टार हेल्थ के साथ लाइक टाई अप में होते हैं, लिंक में होते हैं, पैनल में होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं कि स्टार हेल्थ के साथ लिंक्ड है, पैनल में है, टाई अप में है, कुछ भी बोल सकते हैं, नेटवर्क में है। ऐसे ही अब जरूरत तो नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स कंपनी के टाई अप में ही हों, कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं ना जो टाई अप में नहीं है स्टार हेल्थ के साथ। तो कोई बात नहीं, ऐसे इमरजेंसी समटाइम्स हो जाती है कस्टमर को कि जिस हॉस्पिटल में कस्टमर ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है वो कंपनी के साथ पैनल में नहीं है, तो कोई बात नहीं, कस्टमर वहां भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन वहां पर सारा पैसा इनिशियली अभी स्टार्टिंग में कस्टमर को खुद से पे करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बिल्स, वो सब कुछ कस्टमर को हमें शेयर करना होगा और उसके बाद में वो पूरा पैसा हम कंपनी से कस्टमर को रिफंड करवा देते हैं। तो उसे कहते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस। देखो ड्रामा मत करना वरना मैं पुलिस उसके लिए वो आके देखेंगे नहीं मैम पॉलिसी को? बिल्कुल नहीं मैम, दीपिका जी क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देनी है, एक बार इंटीमेट करना होता है कंपनी को कि क्लेम आया है आपका। नहीं वो तो खैर इंटीमेट तो करते ही है, लेकिन कई बार हो जाता है ना कि कंपनी डिनायल कर देती है कि नहीं भाई हमारा बंदा आया नहीं, उसने सर्वे नहीं किया, वहां पे भेजते हैं ना एजेंट को। क्योंकि देखिए पॉलिसी हम बेचते हैं तो पॉलिसी जहां तक मैं हूँ एज ए एडवाइजर मैंने देखा है कि जितना हम बेच लेते हैं ना उतना वो डिनायल करने वाले बंदों को भी रखते हैं कि हाँ भाई इस केस में कोई कमी ढूंढो जिससे हम डिनायल कर सके केस को। ऐसा तो नहीं, अदर हॉस्पिटल में ये क्वेश्चन नहीं उठेगा? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। डिनायल करने की कंडीशन तभी आती है या तो कोई फ्रॉड क्लेम होगा, मिसगाइड किया गया होगा, या कोई इस डिजीज से रिलेटेड क्लेम होगा जो हमसे छुपाई गई होगी, कंपनी से छुपाई गई होगी। अगर जेन्युइन क्लेम है तो वो कभी डिनाई नहीं होता है, कंपनी देती है, ओके ऑलवेज देती है। मेरे पास रेगुलरली क्लेम्स आते हैं तो मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, क्लेम सबमिट भी करवाती हूँ, तो वो उस चीज की नॉलेज है। कोई भी क्लेम जेन्युइन क्लेम होगा, कंपनी कभी डिनाई नहीं करती है। ओके मैम, ये हमारे एप्लीकेशन पे कोई ऐसा लिंक है जहाँ पे हम किसी क्लाइंट को या खुद भी देख सकें किस शहर में कौन सा हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क बिल्कुल में है है? सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कल हम उसकी ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें हम आपको ये चीज गाइड करेंगे, इसमें देखना ओके सिखाएंगे कि कहाँ से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपके पोर्टल में। बहुत कुछ जी। है आपके पोर्टल में, सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग। कल हम उसकी ट्रेनिंग रखेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगी।
इवन इसके ठीक है, अलावा हमारी थैंक यू। वेबसाइट पे भी सब कुछ अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक्सेल भी है ऑल ओवर इंडिया के, जो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया के, मेरे पास उसकी भी एक्सेल है, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा बस उसमें इतनी सी आपको मेहनत करनी होगी, फिल्टर लगा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, जिस सिटी जिस स्टेट का आपको चेक करना होगा, फिल्टर लगा के आप उसको सर्चिंग कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक कर है, लेंगे मैं जी। शेयर कर थैंक दूंगी यू, सर। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा रूम रेंट। इसको समझ लेते हैं हम। जैसे समटाइम्स क्या होता है, जब कभी मेडिकल इमरजेंसी है तो ऑफ कोर्स जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, तो उस पेशेंट को एक रूम में रखा जाता है, वो स्पेसिफिक रूम जिसमें प्रॉपर एक बेड होगा, एक छोटा सोफा होगा, मे बी टेलीविजन होगा, फ्रिज होगा, इंटरकॉम होगा, साथ में अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, अटेंडेंट के लिए एक साथ में सेपरेट सोफा या बेड मिलेगा। तो इस तरह का ये जो प्रॉपर रूम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम, हमारी पॉलिसी के अंदर ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस। ये वर्ड याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल का मतलब है इसके लिए जो भी कॉस्टिंग होगी, 10,000, 15,000, 20,000, वो कंपनी पे करेगी, कस्टमर को नहीं पे करना। अकॉर्डिंगली अगर मैं कंपनीज की बात करूं, मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज की, तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज में कंडीशन होती है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 2% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है, कंपनी 5,000 से ऊपर का रूम नहीं देगी, 6,000 से ऊपर का रूम नहीं देगी, लेकिन हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो जिस तरह के भी रूम्स हमारी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगे हमारी कंपनी। के बाद होता है आईसीयू रूम्स, इंटेंसिव केयर यूनिट, फुल फॉर्म कहा जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ये उस तरह के रूम्स हैं जब कभी क्रूशियल कंडीशन होती है, पेशेंट की इमरजेंसी होती है, तो उन्हें आईसीयू रूम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों में से भी काफी लोगों ने आईसीयू के बारे में सुना होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, फिजिकली भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नॉन टू रिलेटिव आईसीयू में कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो उस टाइमिंग पे जब हमने देखा है आईसीयू रूम की भी कुछ कॉस्टिंग होती है। जब हम नॉर्मल रूम की बात कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल सिंगल प्राइवेट एसी रूम है, उनकी कॉस्टिंग होती है लगभग हमारी 5,000, 10,000। तो मान सकते हैं कि आईसीयू रूम्स की भी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा ही होगी ना। जहाँ अगर नॉर्मल रूम 10,000 का है तो आईसीयू 20,000 का होगा, नॉर्मल रूम अगर 5,000 का है तो आईसीयू लगभग 10 से 12,000 का होगा। तो इसकी जो भी कॉस्टिंग होगी आईसीयू की भी, वो भी ऑन एक्चुअल बेसिस हमारी कंपनी कवर करती है, इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई कैपिंग। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमारी पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, जैसे कोई सर्जन फी है, एनेस्थीसिया की फी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, बाहर से सर्जन बुलाए जाते हैं, उनके चार्जेस, उनकी फीसेस होती हैं, वो सब हमारी कंपनी कवर करती है, कस्टमर को कुछ भी चार्ज नहीं करता। ऐसे ही अगर मैं मेडिकल सर्विसेज की बात करूंगी, तो कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट है, एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है, ओटी चार्जेस हैं, डायलिसिस करवाना है, ऑक्सीजन चाहिए, उन सबके एक्सपेंसेस हमारी कंपनी से ही। मेडिसिन एंड ड्रग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ डायग्नोस्टिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरे करवाना है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, स्टेंट है, इस तरह का कोई भी मेजर एक्सपेंस अगर कस्टमर को रिक्वायरमेंट होता है एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमारी कंपनी उसका एक्सपेंस उठाने के लिए रेडी है, कस्टमर को बाहर से कुछ भी परचेज नहीं करना है। अब सपोज अगर कस्टमर को बाहर से करना भी पड़ता है समटाइम्स, तो कंपनी वो पैसा रिम्बर्स कर देती है, कंपनी पैसा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम एम्बुलेंस पे। तो देखिए एम्बुलेंस को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर एम्बुलेंस बहुत अच्छा कंपनी कवर करती है। एम्बुलेंस कितनी तरह की होती हैं, एक होता है रोड एम्बुलेंस और दूसरा होता है एयर एम्बुलेंस। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं पहले रोड एम्बुलेंस। लेकिन इस रोड एम्बुलेंस का भी कुछ रोल होता है। रोड एम्बुलेंस किस तरह से काम करेगी, कभी एक मेडिकल इमरजेंसी है एक पेशेंट के लिए, एक कस्टमर के लिए, तो उस पेशेंट को घर से हॉस्पिटल लेके जाना, ये एक रूट है। फिर वहां जब ट्रीटमेंट हुआ तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इन्हें इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर करना। तो पेशेंट को उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहां भेजा गया। अब वहां पर ट्रीटमेंट होने के बाद क्या होता है, पेशेंट को घर पर डिस्चार्ज किया जाता है, तो घर पर शिफ्ट करना, तो हॉस्पिटल से फिर घर शिफ्ट करना। तो ये 3 तरह का रूट है जो एक हमारी इस पॉलिसी के अंदर जो रोड एम्बुलेंस है वो पूरा करती है। जैसे होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम, ये जो पूरा प्रॉपर रूट है इस पॉलिसी के अंदर कवर है। ध्यान रखिएगा, ये जो रूट है बाकी रेस्ट पॉलिसीज में कंपनी कवर नहीं करती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ये बहुत अच्छे से कवर है ऑन एक्चुअल बेसिस। यहाँ पर एम्बुलेंस को लेके भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कंपनी 1,500, 2,000, 3,000 का ही एम्बुलेंस कवर कर रही है।
जितना भी एम्बुलेंस का खर्चा होगा ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी। तो अब बात आती है एयर एम्बुलेंस की। तो एयर एम्बुलेंस की क्या रिक्वायरमेंट, समटाइम्स पेशेंट के साथ इस तरह की इमरजेंसी है कि जिस हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल के अंदर वो सर्विस अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर नहीं है, या पेशेंट को इमरजेंसी है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट करना है। ध्यान देखिएगा, सिटी से एक सिटी से दूसरे सिटी होगा तभी एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो अगर ऐसी कभी इमरजेंसी आती है तो पेशेंट के लिए हमारी कंपनी एयर एम्बुलेंस भी देती है। उस एयर एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट के साथ प्रॉपरली एक डॉक्टर होगा, एक अटेंडेंट होगा, एक नर्स होगी, फुल्ली मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे प्रॉपर फुल्ड होती है, और उसके बाद ही उसमें पेशेंट को लाइक प्रॉपरली स्ट्रेचर पर भेज के उनको लाइक शिफ्ट किया जाता है दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरी सिटी में। तो यहाँ पर कंपनी वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक कवर अप करती है। तो ये भी इस पॉलिसी के अंदर कवर है। मेजरली बात करूं तो बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर एयर एम्बुलेंस कवर ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो सबसे पहले कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि कल आप लोगों ने कीवर्ड समझे हैं। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली बताया गया होगा आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पर आप लोगों से करना चाहूंगी एक बार। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, लगभग लगभग मैं अगर बात करूँ तो मुझे 5 इयर्स होने वाले। मैं जिस तरीके से एक एक कीवर्ड को आप लोगों को बता रही हूँ प्रॉपर मीनिंग के साथ में, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने बताया प्री हॉस्पिटलाइजेशन, तो इसका मीनिंग है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। अगर आपने इतना भी बताया और सिर्फ इसका मीनिंग समझ लिया तो इट मीन्स आपको वो प्रॉपरली क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको हर कीवर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कीवर्ड या कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज अनम्यूट, क्योंकि ये ओपन सेशन है, मैंने किसी के राइट्स यहाँ पर हाइड नहीं किए होंगे। आप लोगों के पास प्रॉपरली राइट्स हैं अभी, आप अनम्यूट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ आप लोगों को सिखाने का है, आप लोगों को काम करने के लिए प्रिपेयर करने का है। सिर्फ लेक्चर देने के लिए मैं यहाँ जूम पर नहीं आती हूँ। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम आई और सिर्फ बोल कर चली गई, ऐसा नहीं है। प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। मतलब तो इतना है, लेकिन इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ क्रिएट करूंगी सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए। मैं हूँ, आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बहुत बिल्कुल परफेक्ट हूँ, फिट एंड फाइन। अनफॉर्चुनेटली 2 घंटे के बाद मुझे फीवर चढ़ जाता है। मैं क्या करूंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर से डिस्कस करूंगी, डॉक्टर का भी जो भी लाइक ओपीडी का खर्चा होगा 200-400 का, वो उनको फी उनकी पे करूंगी। डॉक्टर बाहर से मुझे मेडिसिन लिख कर देगा और मैं वो मेडिसिन लूँ। ठीक है, चलिए डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की मेडिसिन लिख के दी है, मैंने 3 दिन मेडिसिन लिया, रेस्ट किया, लेकिन 3 दिन तक मुझे आराम नहीं आया। मैं 3 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास विजिट किया। डॉक्टर अब फिर से अपनी फी चार्ज करेगा मुझसे, फिर से 500 रुपये उसने मुझसे चार्ज कर लिया। अब फिर उसने मुझे मेडिसिन चेंज करके लिख के दी है, उसने फिर 3 दिन की दवाई दी है। चलिए मैंने बाहर से वो भी परचेज कर लिया, बाहर भी मैंने मेडिकल स्टोर पर एक्सपेंस पे किया है। अभी मैंने वो 3 दिन मेडिसिन लिया, अभी मुझे फिर से आराम नहीं आया, मेरी सिचुएशन मान लेते हैं रेगुलर खराब होती जा रही है। अब मैं फिर डॉक्टर के पास विजिट कर रही हूँ कि मुझे आराम नहीं आया। जब फिर से विजिट किया है, अब इस बार डॉक्टर फिर से अपनी फी चार्ज करेगा। अब वो मुझे लिख के देगा कि आप, मैं ये आपको 4-5 टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, आप ये टेस्ट बाहर से करा लीजिए। चलिए मैंने वो टेस्ट के जो रिसीट है वो उसको उठाया, मैं गई लैब में। लैब में जाने के बाद मैंने वो टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए हैं, वो जितने भी टेस्ट थे 2, 4, 5, उसके लिए मान लेते हैं मैंने वहां 5,000 रुपए लैब में पे किए हैं। अब जब वहां से मेरी 2, 4, 6 घंटे बाद जब मेरी रिपोर्ट आती है वहां से, और रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास पहुंचती हूँ, तो डॉक्टर बोलता है अच्छा आपको तो ये बीमारी निकल कर आई है, कोविड निकल कर आया है, डेंगू निकल के आया है, कुछ भी जो भी माने स्पेसिफिक नॉर्मल कोविड समझ लेते हैं। डॉक्टर कहता है आपको तो कोविड निकल कर आया है, आपको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जो एडमिट होने से पहले ये जो खर्चे किए, मैंने 3 बार डॉक्टर के पास विजिट किया, 3 बार मैंने 500-500 रुपए का डॉक्टर को फी पे किया, 3 बार मैंने बाहर से दवाइयां परचेज की 500-500 रुपए की, एक बार मैंने बाहर से टेस्ट करवाए हैं जो लैब टेस्ट होते हैं, उसके लिए मैंने 5,000 रुपए पे किया है।
ये जो एडमिट होने से पहले मैंने जो भी खर्चा किया है इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये हमारी कंपनी कवर करती है। जो खर्चा मैंने किया है ये कंपनी कवर करेगी, लेकिन ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस, क्योंकि जरूर कैशलेस तो नहीं होगा। रिम्बर्समेंट मतलब ये पैसा मैं, ये बिल्स मैं कंपनी को जमा कराऊंगी तो कंपनी देगी ना मुझे, क्योंकि कैशलेस तो नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ नहीं पता ना कि एडमिट की रिक्वायरमेंट भी आती है या नहीं। तो ये खर्चा कवर होता है लेकिन रिम्बर्समेंट के बेसिस पर। चलिए, ये तो हुआ प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स एडमिट होने से पहले के खर्चे। अब एडमिट हो जाते हैं, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन ट्रीटमेंट चला, मैं काफी हद तक रिकवर किया, उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन डिस्चार्ज के टाइमिंग पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको 1 महीना ये दवाइयां और खानी है, और इस 1 महीने में 2 बार आपको हॉस्पिटल में विजिट करना है। हमने जो ट्रीटमेंट दिया आपको, हमें चेक करना है, हमें 2 बार और टेस्ट करने हैं, कुछ भी। चलिए, जो मैं एडमिट हुई, कैशलेस ट्रीटमेंट मिला, डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद जो 1 महीने मैंने दवाइयां खाई हैं और मैंने मेडिसिन बाहर से परचेज की है, वो मेडिसिन मैं 2 बार और डॉक्टर के पास मिलने जाती हूँ, तो डॉक्टर फिर से 500-500 रुपए मुझसे चार्ज करता है। और जो अगर बाहर सपोज कोई दोबारा से टेस्ट करने के लिए दिया है तो उसका मैंने जो एक्सपेंस किया, ये जो डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी एक्सपेंस मैंने की हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने इसलिए क्रिएट की ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। तो प्री के जो खर्चे होते हैं यहाँ कंपनी मैक्सिमम 60 डेज के कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस, मतलब जितना भी खर्चा होगा 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, जो भी मैंने खर्चा किया होगा वो पूरा कंपनी कवर करेगी। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद के मैंने जो भी खर्चे किए हैं वो भी ऑन एक्चुअल बेसिस यहाँ कंपनी कवर करेगी। सो अब प्री यहाँ एक एंड, सवाल है। बोलिए। किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ तो डॉक्टर की जो फीस होती है उसकी रिसीट मिलती है, हम्म लेकिन छोटे जगहों पे एमबीबीएस के पास हम दिखाते हैं तो वहाँ रिसीट नहीं मिलती है, फीस ले लेते हैं और कैश में ले करके और पर्चा काट देते हैं, हम्म ये दवाई ले लो। तो उस केस में लोग क्या करेंगे फीस के अमाउंट के लिए? सर देखिए, अगर आपको क्लेम फाइल करना है ना तो रिसीट हमें चाहिए होगी, क्योंकि सिर्फ आपके कहने पे, मेरे कहने पे कंपनी पैसा नहीं देगी जब तक हाँ, उसका डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल होगा। हाँ, अगर वो डॉक्टर आपका नॉन टू है, जान पहचान का है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर इसका मुझे रिसीट बना के दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में जमा कराना है, मुझे इसका क्लेम फाइल करना है। तो चाहे डॉक्टर कितना भी छोटा हो या एमबीबीएस भी होगा ना, तो मुझे लगता है हाँ, कि उसके पास एक जो वो बिल बुक टाइप होता है ना, वो इतना तो हाँ, होगा उसके पास। हाँ, होगा, तो जरूर उसमें, होगा। हाँ, तो वो उसमें आपको वो बिल बना जनरल के दे देगा, उस पे अपनी स्टैंप और सिग्नेचर दे देगा, वो वैल्यूएबल है, ये चलेगा। लगता है वो ऑन डिमांड देते होंगे, हाँ, दे जिसको देंगे सर, जरूरत ऑफ है उनको कोर्स। देते होंगे। एमबीबीएस है तो 101%। Yeah, madam, I have a question. जी, बोलिए प्लीज। मैडम वो क्या है ना, वो सर बोला था वही क्वेश्चंस के लिए जुड़ा है, लेकिन वो उसका पास लेटरेट रहता है ना, उस पे लिखकर वो साइन मार कर दिया तो वो भी बिल जैसे समझाता है, नहीं तो चलेगा, बिल बुक डॉक्टर चाहिए? का साइन एंड स्टैंप रिक्वायर्ड है। हाँ, वो उसको लेटरेट में डाला तो वो चलेगा ना? तो चलेगा कितना सर, पैसा लिए? चलेगा ओके, चलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट है कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अभी प्रीवियस अगर बात करूंगी तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे थे जो मैनुअली होते थे, बट अभी रिसेंटली बात करूं तो कंपनी ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट एज अ रोबोटिक सर्जरी, रोबोट ट्रीटमेंट के बेस पर स्टार्ट कर दिए हैं। अगर मैं प्रीवियसली बात करूं तो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन हैमरेज जिन लोगों को होता था उनका मैनुअली ट्रीटमेंट किया जाता था। ब्रेन को प्रॉपरली ओपन करके उसके अंदर लोग लाइक डॉक्टर्स मैनुअली ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अभी क्या हो चुका है ना, हमारी साइंस ने इतना लाइक तरक्की कर ली है कि अभी सब कुछ रोबोटिक स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन से रिलेटेड कोई सर्जरी, कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो रोबोट के थ्रू किया जाता है। तो उसका एक्सपेंस भी हमारी इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर करने के लिए रेडी है। बट क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं और ऑफ कोर्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो यहाँ समटाइम्स थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस है। कुछ पॉलिसीज में 5 लाख की पॉलिसीज पर, क्योंकि ऑफकोर्स सबसे छोटा सम एश्योर्ड है 5 लाख, तो कम सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ कम एक्सपेंस कवर करेगी। जितना बड़ा सम एश्योर्ड उतने बड़े एक्सपेंसेस यहाँ पर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए कवर अप होंगे, लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नो क्लेम बोनस।
तो नो क्लेम बोनस को यहाँ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो नो क्लेम बोनस का मीनिंग समझना है। क्या होता है नो क्लेम बोनस? देखो नाम से समझिएगा, नो क्लेम बोनस मतलब जिस साल भी क्लेम नहीं आया, अगले साल कंपनी उस पॉलिसी में कुछ बोनस प्रोवाइड करती है। बोनस का मतलब ये नहीं कि कंपनी कुछ यहाँ पर कैश वगैरह देने की बात करें, नो। बोनस का मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पर कस्टमर के सम एश्योर्ड में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड काउंट कर देगी। अब वो कैसे काउंट करेगी वो समझ लेते हैं। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल उस पॉलिसी के अंदर 50% नो क्लेम बोनस मतलब 50% सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। मतलब वो जो 5 लाख की पॉलिसी थी, अगले साल वो पॉलिसी 7.5 लाख। लेकिन अगर किसी ने 5 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड लिया है, लाइक 7.5 लाख का, 10 लाख का, इस तरह का कोई सम एश्योर्ड लिया है, तो उनकी पॉलिसी अगले साल ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पूरा साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल वो पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। अब अगर भगवान ना करे, अगर उस कस्टमर का कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, वन शॉट में क्लेम 20 लाख का आया है, तो कंपनी 20 लाख का क्लेम वन शॉट में इजीली पे कर देगी। तो नो क्लेम बोनस हमारी पॉलिसी की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा सम एश्योर्ड कंपनी कभी भी नहीं देती है। 10 लाख सम एश्योर्ड कोई बड़ा सम एश्योर्ड नहीं है। 90% पॉलिसीज हमारी 10 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड पर सेल होती है। सोच के देखिएगा कि अगर 10 लाख की पॉलिसी, जरूरी तो नहीं है कि हर बार क्लेम ही आए, कोई क्लेम नहीं आया और अगले साल वो पॉलिसी 20 लाख की हो गई है, कस्टमर को, अब कंपनी को 20 लाख देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक स्पेशल फीचर है। इतना बड़ा सम एश्योर्ड बाकी कंपनीज नहीं देती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर 5% का नो क्लेम बोनस या 10% का नो क्लेम बोनस ही मिलता है। ये अकेली ऐसी पॉलिसी है जिसमें कंपनी 100% नो क्लेम बोनस ऑफर करती है। बोलिए एक सर। चीज पूछना है, मैं बोलना चाहता हूँ ये जो 100% नो क्लेम बोनस का जब जो है नेक्स्ट साल में जब इसका जो है कि इजाफा होता है तो उसमें तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी रहता है कि जैसे कोई मतलब किसी का कोई छोटा भी क्लेम आ गया तो पूरा का पूरा 100% भी तो मतलब किया जो है ना कि कम गया ना। अगर उसका 5% या फिर 10% के हिसाब से 5 साल बाद जाके ये 100% होता तो उसमें तो ये फायदा रहता है कि उनके 10% के हिसाब से कम था, बट इसमें तो 100% बढ़ गया और ये 100% ही कम गया। तो प्रवत जी इसको बहुत लॉजिकली समझिएगा। यहाँ पर कंपनी ने बोला है नो क्लेम बोनस। अगर क्लेम नहीं आएगा तो ही बोनस मिलेगा, क्लेम आ गया तो बोनस नहीं मिलेगा। हाँ 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 क्लेम नहीं बट आया तो मिलेगा, क्लेम आ गया तो नहीं मिलेगा। हाँ मैडम मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हाँ क्लेम आ गया तो उसका पूरा जो है ना कि 100% तो रिड्यूस हो जाएगा ना। हाँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, आगे एग्जांपल बता रही हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर एक और चीज होती है, जैसे जितने स्पीड के साथ नो क्लेम बोनस बढ़ता है, उतनी ही स्पीड के साथ घटता भी है। तो सुप्रावत जी का जो क्वेश्चन है वो इसी चीज से रिलेटेड है। मान लेते हैं इस बार कस्टमर की पॉलिसी 10 लाख की है, क्लेम नहीं आया, अगले साल कंपनी ने ये पॉलिसी 10 लाख की जगह 20 लाख की कर दी नो क्लेम बोनस के साथ। अब अगले साल अगर कस्टमर का क्लेम आ जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है सुप्रवत जी का, कि जब अगले साल क्लेम आ जाएगा तो वो पॉलिसी जो 100% इंक्रीज हुई थी वही 100% डिक्रीज होकर 100% लाइक 10 लाख जो बेस सम एश्योर्ड है उस पर आके रह जाएगी। तो कोई बात नहीं सुप्रभा जी, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार ही कस्टमर का क्लेम आए, समटाइम्स नहीं भी आता। तो उस चीज को यूएसपी में ही काउंट करो। ऐसा मत सोचो कि कंपनी डिक्रीज भी तो करेगी। ऑफ कोर्स अगर कंपनी दे रही है तो डिक्रीज भी तो करेगी। अगर चौथे साल में नो क्लेम आया हम्म, तो फिर वो 100% ऐड हो जाएगा उसमें। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मान लेते हैं इस साल क्लेम नहीं आया, अगले साल कंपनी ने दे दिया, अब अगले साल क्लेम आ गया तो नेक्स्ट ईयर कंपनी नहीं देगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर से क्लेम नहीं आया तो अब कंपनी फिर से ऐड करेगी ना। तो ये लाइफ हाँ लॉन्ग चलता रहेगा। और नो क्लेम बोनस हर साल मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर मिला और आगे नहीं मिलेगा। एवरी ईयर मिलेगा, हर साल थैंक यू। क्लेम नहीं आने पर। हेलो मैडम। जी महेश जी पूछिए। मैडम मानो कि 3 साल नो क्लेम हो गया, क्लेम ही नहीं आया 3 साल, ठीक है। तो उसमें 100% तो बड़े वाला है, हम्म, लेकिन चौथी साल में क्लेम आएगा तो फिर रिड्यूसिंग कैसा होगा उसका? 100% रिड्यूस हो जाएगा। हर साल थोड़ी ना 100% मिलता है, अगर 100% अभी 100% अगले और 100% अगले, ऐसे नहीं। 100% मैक्सिमम तो कंपनी एक ही बार सम एश्योर्ड इंक्रीज कर रही है ना। तो जब पॉलिसी 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी पूरी इंक्रीज हो चुकी है, डायरेक्ट 20 लाख की हो चुकी है, अब अगर चौथे साल भी क्लेम आएगा तो वो 20 लाख की पॉलिसी है, क्लेम आने के बाद भी मैडम तो और एक चीज पूछना था आपसे। बोलिए।
हाँ मैडम, मैं चीज एक पूछना है, मतलब देखिए 60 इयर्स पे अगर कोई मतलब कोई पॉलिसी लेता है 60 हम्म ईयर के एज पे, तो हम्म उसका प्रीमियम तो मतलब कि एज के तो हिसाब से तय होगा। बट हम्म सोचिए कोई प्रीमियम पे कर रहा है 30 साल से, हम्म बस सेम पॉलिसी में अगर मतलब कि उसका जब एज होगा 60 ईयर, तो क्या दोनों का प्रीमियम एक ही रहता है, या फिर पहले से जो पॉलिसी लिया था उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, या फिर जो फ्रेश न्यू पॉलिसी ले रहे हैं 60 के एज पे, तो क्या मतलब कि उसको क्या ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, या फिर सेम प्रीमियम ही रहता है दोनों का? सोचिए कोई अगर प्रीवियस पॉलिसी ले चुका है, 30 साल से चला रहा है, हम्म और सोचिए कि अभी उसको उम्र हो रहा है 60 ईयर, और सोचिए कि अभी कोई 60 ईयर पे कोई वो भाई सेम पॉलिसी वो ले रहा है, तो क्या ये दोनों का प्रीमियम सेम रहता है, या फिर मतलब थोड़ा मतलब जो पहले लिया था उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, जो फिर अभी ले रहा है 60 के एज पे, तो क्या उसका मतलब प्रीमियम ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सुप्रावत जी, देखिए हर कंपनी का, हर पॉलिसी का अपना अपना रूल है। प्रीवियस कंपनी कौन सी है, कैसी है, कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, वो उसका अपना है, तो उसका प्रीमियम कितना है। स्टार हेल्थ का प्रीमियम बाकी रेस्ट पॉलिसी से अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। हर एज पर प्रीमियम चेंज होता है, कभी भी प्रीमियम फिक्स नहीं रहता, सबसे हाँ, पहली चीज। फिक्स तो नहीं रहेगा मैडम। देखिए 30 साल से अगर कोई पॉलिसी मतलब कि चला रहा है, हम्म 30 साल से पॉलिसी चलाने के बाद वो जब 60 के एज में अब मतलब कि जब वो जन की एंट्री कर रहा है, तब उसका जो पॉलिसी का मतलब कि जैसा प्रीमियम रहेगा, अगर सोचिए कि न्यू कोई 60 ईयर पे अगर कोई पॉलिसी फ्रेश ले रहा है, तो क्या वो 60 के एज पे जैसा प्रीमियम रहता है दोनों का सेम ही रहेगा? किसी की एज पे वो प्रीमियम देना होगा उस कस्टमर को जो स्टार हेल्थ चार्ज कर रहा है। प्रीवियस पॉलिसी में अगर 10,000 प्रीमियम जा रहा है, हमारे यहाँ अगर 15,000 प्रीमियम जा रहा है, और कस्टमर हमारे पास एज अ फ्रेश या एज अ पोर्ट कुछ भी करके आएगा, तो वो प्रीमियम जो 15,000 होगा वही देना पड़ेगा कस्टमर। हाँ, मतलब कि जो पीबीएस पॉलिसी चला रहा है वो अगर 60 के एज में एंट्री करेगा, उसे भी सेम प्रीमियम ही पे करना पड़ेगा? कॉस्ट जो स्टार हेल्थ में प्रीमियम चार्ज होगा वही देना पड़ेगा सर। नहीं मैडम, अच्छा। हेलो हेलो जी हेलो। महेश जी, बोलिए बोलिए। ये जो बोल रहे हैं ना, तो मानो कि स्टार हेल्थ की ही पॉलिसी है, 2 पर्सन है। एक पर्सन की 30 ईयर एज है, और वो अभी 30 ईयर से चालू है उसकी पॉलिसी। अब उसका एज 60 ईयर अभी हुआ, हम्म और अभी इसी टाइम में दूसरा कोई आदमी स्टार हेल्थ की पॉलिसी 60 ईयर में ले रहा है, हम्म तो इन दोनों में प्रीमियम सेम रहेगा? ये पुरानी अच्छा, ये सुप्रावत जी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो महेश जी ने बोला। हाँ 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 हाँ। ओके, शायद मेरे समझने में थोड़ा लैंग्वेज का भी है, तो थोड़ा ओके, आई एम सॉरी। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर कोई लाइक लास्ट 30 ईयर से हमारी पॉलिसी को कंटिन्यूटी चला रहा है और अभी 60 ईयर्स एज है, और कोई न्यू पर्सन 60 ईयर्स की एज में हमारी पॉलिसी परचेज करे, तो ये दोनों का प्रीमियम सेम रहेगा, सेम रहेगा। थैंक यू महेश जी, आपने आई थिंक आप लोग सेम लैंग्वेज है तो दैट्स वाई आपको क्लियर हो गया होगा, बट मुझे नहीं हुआ, तो उसके लिए अच्छा मैडम, तो और एक क्वेश्चन था, और एक ही मैम क्वेश्चन था। मैम मुझे तो हाँ कुछ समझ में मैडम। नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी घनश्याम जी क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, पूछिए सुप्रवत जी, कुछ कह रहे थे आप। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब किसी भी पर्सन का अगर कोई जो है ना कि एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हम्म के केस में तो मतलब कि बहुत सारा ऐसा भी केस होता है कि 24 आवर्स जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम्म हैंड का कोई प्रॉब्लम आ गया, या फिर एल्बो का, या फिर नी का ऐसा फ्रैक्चर आ गया कि डॉक्टर उसका मतलब जो है ओटी करके भी, या फिर प्लास्टर जो भी हो उसको डे में ही छोड़ देता है, तो क्या उस केस में क्या पेशेंट मतलब ये हेल्थ कार्ड क्या बेनिफिशियरी मतलब कि जो है ना कि काम में आएगा, या फिर उनको मतलब खुद से ही पे करना ओके पड़ेगा? ओके। देखिए, जैसे आपको याद होगा, आई थिंक स्टार्टिंग के जब मैंने 3 यूनिवर्सल रूल समझाए थे, तो हाँ आई हाँ थिंक हाँ। आप उस टाइम नहीं थे। नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं। थे आप? हाँ मैंने था, मतलब कि 24 आवर्स जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत होता है, तो हम्म मतलब कि मैं वही बोल रहा हूँ जो मतलब कि 24 आवर्स अगर, तो सोचिए किसी का भी जितना भी कोई भी मतलब क्रिटिकल अगर प्रॉब्लम भी होगा, तो हम्म अगर उसका कोई मतलब 24 आवर्स मतलब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, तो कोई क्लेम तो नहीं पाएगा ना? नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंट के केस में अगर हाँ किसी को फ्रैक्चर आया है, 2 घंटे 4 घंटे एडमिट करना पड़ रहा है ना, उस हाँ केस हाँ। में कंपनी उसको प्रोसीड कर लेगी, कैशलेस ट्रीटमेंट भी दे देगी, बट हम कंडीशन है हम क्योंकि हाँ एक्सीडेंट कवर होता है डे 1 से, पहले ही दिन से हाँ हाँ कंपनी कवर करती है। बट इमरजेंसी में कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ और उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, वो अगर नेटवर्क में है हॉस्पिटल, नॉन नेटवर्क होगा तो ऑफकोर्स रिम्बर्स जाएगा। बट अगर नेटवर्क में है, अगर वो हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड करवा देते हैं,
क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है 2 घंटे 3 घंटे के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स डिस्चार्ज समरी नहीं देते हैं, बट अगर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो डिस्चार्ज समरी प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं तो वो कैशलेस में चला जाएगा, अगर कैशलेस नहीं है तो रिम्बर्समेंट में चला जाएगा, लेकिन वो मिल जाएगा क्लेम। अच्छा, हाँ। ठीक है मैडम। और अगर मतलब एक्सीडेंट के प्लास्टर भी, इसको बहुत सिंपल समझ लीजिए, एक्सीडेंट के किसी भी केस में 24 आवर्स जो हॉस्पिटलाइजेशन वाली कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। अच्छा हेलो। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। ठीक ठीक है हेलो। जी, बोलिए सर। ये इसमें एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़ता रहेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा सर, हर साल नहीं बढ़ता है, 5 तो साल की गैप में बढ़ता है। 5-5 साल की गैप में बढ़ेगा? हाँ जी। अच्छा, जो कोई क्लेम लेने के बाद में भी कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा उछाल लगाएगा क्या? नहीं सर, हमें इससे हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर ने क्लेम लिया या नहीं लिया, इससे प्रीमियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे कोई 40 साल के पर्सन ने प्लान लिया और उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका सारा खर्चा लग गया, 4-5 लाख रुपए लग गया, उसके बाद में वो कंटिन्यू रिन्यू रखता है तो उसके बाद में उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगली बार कुछ दोबारा हो गया तो? सर वो रिन्यू हो जाएगी। आपने एग्जाम्पल दिया 40 साल का, तो मैं हाँ जी। 40 साल की एज में कहूंगी कि हाँ, अगर कस्टमर को क्लेम आया है, अब जब कस्टमर रिन्यू कराएगा इस पॉलिसी को तो कस्टमर 41 साल का होगा, हाँ 41वें साल पे प्रीमियम चेंज होता है। लेकिन अगर यही मैं बोलती कि कस्टमर का क्लेम आया 37 साल में, अब कस्टमर जब रिन्यू कराएगा अगले साल तो वो कस्टमर होगा 38 साल का, तो कस्टमर के प्रीमियम पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 5-5 साल का यहाँ एज ब्रैकेट होता है। क्लेम लेने के बाद में भी कोई चेंज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्लेम लें या ना लें इससे प्रीमियम पे कोई चेंजेस नहीं आते। 40 जी to बोलिए। 45, हाँ 50 या 55 to 60, मतलब कि इस ब्रैकेट में जितना प्रीमियम 5-5 साल बढ़ता है, 60 के बाद 60 to 65, 65 to 70 या फिर 70 to 75, इसका प्रीमियम मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता है मैडम। होता है सर, एज भी तो बड़ी है ना, अच्छा, डिसीज और भी। मतलब 70, हाँ 70-75 के बाद तो मतलब कि प्रीमियम का जो है ना कि कैलकुलेशन ही मतलब नहीं रहता है, उसके बाद मतलब उसका मतलब क्या कितना बढ़ेगा उसका भी तो मतलब कोई जो है ना कि पता नहीं चलता है कि 65 के बाद 75। में जो प्रीमियम हमारी पॉलिसी में है, रिन्यूअल के लिए प्रीमियम लिखे हुए हैं वहां पर, अदरवाइज वो प्रीमियम आगे रहते हैं, आप हमारे पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा, पोर्टल में भी रिन्यूअल का प्रीमियम नहीं आएगा, 65 तक का ही प्रीमियम यहाँ पर अवेलेबल है, उसके आगे का प्रीमियम आपको मैं कंपनी से निकलवा कर शेयर कर दूंगी, उसके आगे का प्रीमियम आपको वहां से मिल जाएगा। हाँ मतलब 65 के बाद 70 या फिर 75 या फिर 80 तक इसका जो प्रीमियम मतलब कंपनी चार्ज मतलब कि करेगा, तो क्या उसका कोई शेड्यूल है, मतलब उसका कोई मतलब कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका कोई मतलब चार्ट वगैरह क्या कुछ भी रहता है? एक सेकेंड, अगर आपने कहा है तो उसको चेक कर लेते हैं, बस इसका रेट चार्ट भी है, मैं इसको सेम टाइम चेक कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि 75 तक या फिर 65 तक ही तो मैक्सिमम मतलब कि दिखा जाता है 75 कि देखिए, हाँ, 75 का मेरे पास यहाँ पर रेट चार्ट है, 75 के बाद प्रीमियम 6 है, प्रीमियम चेंजेस नहीं होंगे 75 के बाद, क्योंकि हमारी सभी प्लान में, मोस्ट ऑफ सभी द प्लान, मोस्ट ऑफ द, 5 जैसे के बाद ये प्लान है और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, यंग स्टार प्लान तो अलग ही है, वो ये सारे यंग लोगों के लिए है, तो मोस्ट ऑफ द प्लान में 75 ईयर्स तक का ही प्रीमियम कंपनी ने शेयर किया हुआ है, उसके बाद से मैक्सिमम किस एज तक कवर अप है? मैक्सिमम अगर मैं इस पॉलिसी की बात करूंगी कॉम्प्रिहेंसिव में, तो कॉम्प्रिहेंसिव में 65 ईयर्स तक मैक्सिमम है, लेकिन पूरे स्टार हेल्थ की बात करती हूँ तो मैक्सिमम 75 ईयर्स तक हम पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट हमारा आ जाता है, 60 से लेकर 75 साल तक को सीनियर सिटीजन पॉलिसी दे सकते हैं। आगे डिस्कस करें, प्लान बीच में हेलो रह गया हेलो हमारा। हेलो। बोलिए 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 प्लीज। मैम ये कह रहा हूँ, मान लो आपकी मैंने एक पॉलिसी ली 10 लाख रुपए, तो अगली बार मैं फिर दोबारा लेता हूँ, उसको रिन्यू कराता हूँ 10 में, हम्म 20 लाख रुपए होगा, 100% बोनस मिल गया। हम्म क्या तीसरी साल की वो 30 लाख में जाएगी, 20 रुकी नहीं होगी? होगी, 20 लाख ही रहेगी, मैक्सिमम 100% नो क्लेम बोनस, इसके बाद बार बार थोड़ी ना देगी कंपनी। नेक्स्ट है एक इस पॉलिसी का एक और स्पेशल फीचर है, एक बार मैं सभी को म्यूट कर लेती हूँ, देन मीटिंग अगेन स्टार्ट करते हैं, बट पॉलिसी समझ लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मेटर्निटी का डिलीवरी एक्सपेंसेस, न्यू बॉर्न बेबी कवर, ये इस तरह के फीचर्स हैं जो रेस्ट पॉलिसीज में इजीली नहीं मिलते हैं। इस फीचर को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यंगस्टर्स जो इस पॉलिसी को लेते हैं, जिनकी न्यूली शादी होती है
यंगस्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मैटरनिटी का कवरेज चाहिए होता है, लोग इसी चक्कर में इस पॉलिसी को परचेज भी करते हैं। तो 2 साल के बाद इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी भी कवर है। मैटरनिटी का मतलब ध्यान रखिएगा डिलीवरी एक्सपेंस से है। जो डिलीवरी का खर्चा होगा कंपनी सिर्फ वही कवर करेगी। डिलीवरी होने से पहले के जो भी एक्सपेंस होंगे या डिलीवर होने के बाद के कोई खर्चे होंगे तो वो कंपनी यहाँ पर कवर अप नहीं करेगी। इसका वेटिंग पीरियड है 2 साल। 2 साल के बाद ही डिलीवरी एक्सपेंस कंपनी कवर अप करती है। तो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स हैं। तो 5 लाख की पॉलिसी अगर कोई लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कंपनी 15,000 रुपए देती है और सीजरियन के लिए कंपनी 20,000 रुपए देती है। ऐसे ही अगर कोई 7.5 लाख की पॉलिसी लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000, सीजरियन के लिए 40,000। ऐसे ही अगर कोई 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी परचेज करता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 30,000 रुपए और सीजरियन के लिए 50,000 रुपए कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। और अगर मैं 50 लाख से ऊपर के समय शॉर्ट की बात करती हूँ तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 50,000 रुपए और सिजेरियन के लिए 1 लाख रुपए कंपनी यहाँ पर मैक्सिमम कवर करती है। अब इसके साथ साथ एक स्पेशल फीचर कंपनी मैटरनिटी से रिलेटेड और दे रही है और वो है न्यू बॉर्न बेबी कवर अप। न्यू बॉर्न बेबी भी कंपनी इस पॉलिसी के अंदर कवर करती है। मान लेते हैं किसी ने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली, मैटरनिटी बेनिफिट भी लिया इस पॉलिसी से, न्यू बॉर्न बेबी कवर अप हुआ। अब कंपनी बेबी को बाय बर्थ इस पॉलिसी के अंदर कवर करती है, क्योंकि बाय बर्थ है तो हमारे लिए ये जो बेबी होता है ये स्टार बेबी कहलाता है, क्योंकि स्टार बेबी मतलब स्टार की पॉलिसी से क्लेम मिला है बच्चे को, डिलीवरी एक्सपेंस कंपनी ने दिया है तो ये स्टार बेबी कहलाता है। अब कंपनी इस बच्चे को कवर अप कैसे कर रही है? समटाइम्स डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ कोई कंसर्न क्रिएट हो जाता है, इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ता है, नर्सरी में रखना पड़ता है, समटाइम्स बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में अगर बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ रहा है या एक स्पेशल लाइक एडमिट करना पड़ रहा है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी कवर करती है, बट 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक। तो अगर मैं बात करती हूँ तो 25 लाख तक के समय शॉर्ट पर कंपनी 1 लाख रुपए की कवरेज बच्चे के लिए भी दे रही है और उससे ऊपर के समय शॉर्ट पर कंपनी 2 लाख रुपए बच्चे की लाइक ट्रीटमेंट के लिए कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। तो इस तरह की कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी बच्चे के साथ में आती है तो कंपनी यहाँ पर कवर अप कर। इसके बाद है वैक्सीनेशन कवर। अब बचा हुआ है तो ऑफकोर्स बच्चे के वैक्सीनेशन भी तो होंगे ना। जन्म के साथ टीकों की रिक्वायरमेंट होती है, तो जन्म का हेलो टीका मैडम। है। जी महेश जी बोलिए। अभी इसके पहले जो चार्ट दिखाया था आपने, हम्म तो न्यू बेबी 1 लाख के लिए कवर अप है 5 लाख के पॉलिसी में। हम्म तो वो तो पॉलिसी में ऐड नहीं है, न्यू बेबी है तो ऐड नहीं है, तभी भी वो खर्चे ले सकती है कंपनी, एक दे लाख सकते रुपए हैं। तक का खर्चा उस टाइम ले सकती है, लेकिन जब पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा तो रिन्यूअल के टाइमिंग पे कस्टमर को बता के पॉलिसी में अपने बेबी को ऐड करवाना होगा। पहले वो पॉलिसी 2 अडल्ट की थी, अभी उस पॉलिसी को 2 अडल्ट 1 चाइल्ड में कन्वर्ट करवाना होगा, जिसमें कहते हैं हम कि बेबी ऐड करवाओ। मैम उसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा क्या? ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रीमियम, जो बच्चे का प्रीमियम होगा वो कंपनी चार्ज करेगी, जो भी प्रीमियम रहेगा अकॉर्डिंगली वो पे करना पड़ेगा। अच्छा पहले अगर जो कोई अच्छा कोई भी अगर अपन पॉलिसी देते हैं तो उसमें ये फैसिलिटीज दे सकते हैं कस्टमर को? सर कोई भी पॉलिसी में नहीं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर ये फैसिलिटी अच्छा अवेलेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चलिए साथ साथ जैसे भी महेश जी ने पूछा कि बेबी तो ऐड नहीं है, तो हाँ बेबी ऐड नहीं होता है, लेकिन हाँ एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल पहले जो पॉलिसी थी वो 2 अडल्ट की थी, अभी 2 अडल्ट 1 चाइल्ड का प्रीमियम पे करके कस्टमर 2 अडल्ट 1 चाइल्ड में पॉलिसी को कन्वर्ट कर। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब बेबी हुआ है तो वैक्सीनेशन की भी रिक्वायरमेंट तो होगी ना बच्चे को, तो वैक्सीनेशन भी हमारी कंपनी कवर करती है। जन्म के साथ बच्चे को कुछ टीकों की रिक्वायरमेंट होती है, जो जन्म के साथ टीका है, फिर 15 दिन के बाद टीका लगता है, 1 महीने का टीका लगता है, फिर 3 महीने का टीका है, 6 महीने का टीका है। तो जब तक इस पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं आता तब तक के लिए जो भी वैक्सीन बच्चे को लगेगी, जो भी इंजेक्शन बच्चे को लगता है वो कंपनी कवर करने के लिए रेडी है। इसका रीजन बताती हूँ। पहले ही ना कुछ टीके चलते थे जो है पेनलेस, जैसे भाई मैं एक मदर हूँ तो मुझे पता है इस चीज से रिलेटेड। जिनके छोटे बच्चे होंगे तो पता होगा, जब बच्चों को टीके लगते हैं तो उसके बाद पेन बच्चों को बहुत होता है, 3 से 4 दिन के लिए फीवर चढ़ता है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो कंपनी ने उस प्रॉब्लम को देखते हुए पेनलेस इंजेक्शन को इनोग्रेट किया था। पेनलेस इंजेक्शन ये ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो प्राइवेट लगते हैं, थोड़े कॉस्टली लगते हैं। इन इंजेक्शन की वजह से ना तो बच्चों को दर्द होता था और ना ही बच्चों को
फीवर आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बच्चे जैसे हंसते खेलते हैं बच्चे वैसे ही इंजेक्शन के बाद भी दिखते थे। तो उस तरह के इंजेक्शन कंपनीज पॉलिसी में, क्योंकि वो प्राइवेटली हैं और कॉस्टली हैं, कंपनी उनकी कवरेज भी दे रही है। मैंने अपने बच्चे को थोड़े बहुत, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ मैंने थोड़े बच्चे को पेनलेस इंजेक्शन ही लगवाए हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, बिकॉज मैं भी वर्किंग हूँ तो मैं मैनेज नहीं कर सकती। तो उसका एक्सपेंसेस इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर कर रही है। 5 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर 5,000 रुपए का कवरेज कंपनी देती है, और इससे ऊपर के सम एश्योर्ड पर 10,000 रुपए तक के एक्सपेंसेस कंपनी कवर अप करती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर है बेरिएटिक सर्जरी। बेरिएटिक सर्जरी क्या होता है, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। बेरिएटिक सर्जरी मीन्स समटाइम्स कोई पर्सन बहुत मोटा होता है, बहुत हेल्दी है, 150 किलो 200 किलो वजन, मैडम एक क्वेश्चन है मैडम। बोलिए सर। वही वो मैटरनिटी का है ना, अभी वो क्या है, एक एग्जांपल है, एक वाइफ का स्टार हेल्थ में यंग में चलता रहता है और हस्बैंड का वो क्या है, ये फैमिली ऑप्टिमा चलता रहता है, वो 2 साल किसी को पॉलिसी रहता है तो वो मैटरनिटी कवर हो जाता है क्या, कैसे वो? ओके, गुड क्वेश्चन। मैं नाम जानना चाहूंगी सर आपका, क्योंकि मेरे पास गैलेक्सी M30 शो कर रहा है। हाँ चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर सी। हाँ चंद्रशेखर सी, बैंगलोर। ओके ओके, ठीक है। चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पर अगर किसी पर्सन की एक इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है, किसी पर्सन मीन्स किसी फीमेल की, क्योंकि मैटरनिटी का यहाँ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैटरनिटी ऑफ कोर्स फीमेल को ही चाहिए। अगर उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी चल रही है और पॉलिसी चलते हुए 2 साल हो चुके हैं और अब उनको उस पॉलिसी से मैटरनिटी का बेनिफिट चाहिए, तो नहीं मिलेगा। पॉलिसी के अंदर वाइफ के साथ हस्बैंड एड ऑन होना मैंडेटरी है। अगर हस्बैंड एड ऑन होंगे उसके बाद 2 साल हो जाएगा, अब वाइफ की डिलीवरी आएगी तो कंपनी कवर अप कर ले। क्लियर है चंद्रशेखर जी? हाँ मैडम, लेकिन वो क्या है ना, वही वो स्टार हेल्थ में भी वो यंग, स्टार यंग में हस्बैंड का रहता है और वाइफ का ऑप्टिमा में रहता है, तो वो कैसे 2 साल हो जाए तो वो स्टार फैमिली है ना, वो क्या क्लेम मैटरनिटी का कवर हो जाता है, नहीं होता है? नहीं होगा सर, भले ही दो, लेकिन पॉलिसीज तो दो अलग अलग है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कंपनी माना मैटरनिटी दे रही है, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों की पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ही होनी चाहिए। एक ही प्लान में दोनों लोग होने चाहिए, अलग अलग प्लान नहीं चलेगा दोनों का। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेरिएटिक सर्जरी। क्या होता है बेरिएटिक सर्जरी? समटाइम्स कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, 150 किलो 200 किलो वजन होता है, लेकिन उनको डॉक्टर के थ्रू कहा जाता है कि आपको एक सर्जरी करवानी है जिनका उनका फैट जो होता है वो फैट इंटरनली रिड्यूस किया जाता है, काट दिया जाता है। वो जो जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस काट के खत्म किया जाता है, और ये जेन्युइनली अगर बताऊं तो बहुत जानलेवा है। ठीक है, तो उस केस में हमारी कंपनी बेरिएटिक सर्जरी भी कवर करती है। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आप लोगों ने अदनान सामी के बारे में सुना होगा। हमारे एक इंडियन सिंगर हैं, कुछ लोगों ने प्रीवियस पहले गाने भी आते थे उनके, तो उनके बारे में पता होगा। उन्होंने अपनी बेरिएटिक सर्जरी करवाई है, और ये ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अपनी मर्जी से करवा सकता है, नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब होता है तो ही ये सर्जरी, इस तरह के ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। कुछ लिमिट है इस पॉलिसी के अंदर बेरिएटिक सर्जरी की जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब होना चाहिए। तो 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 2.5 लाख रुपए तक का कवरेज देती है, और 15 लाख से ऊपर के समय चोट पर कंपनी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कवरेज यहाँ पर देती है फॉर बेरिएटिक हेल्थ चेकअप को। अब हेल्थ चेकअप के दो मीनिंग होते हैं। समटाइम्स कुछ लोग ऐसा समझेंगे हेल्थ चेकअप मतलब पॉलिसी लेने से पहले क्या कंपनी कोई चेकअप करवाती है तो नहीं, यहाँ कंपनी पॉलिसी लेने से पहले कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाती है। यहाँ जो मतलब है हेल्थ चेकअप से रिलेटेड वो है हेल्थ चेकअप कूपन से रिलेटेड। कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को कुछ हेल्थ चेकअप कूपन प्रोवाइड करती है। क्लेम फ्री ईयर मतलब ध्यान रखिएगा, जिस साल कस्टमर ने पॉलिसी ली पूरा पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल कस्टमर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर रूटीन हेल्थ चेकअप करा सकता है हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब्स में जाके। फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना है वहां जाके, और अपना रेगुलर रूटीन चेकअप जो होगा, जो भी उनकी पॉलिसीज के अंदर जो अमाउंट के अकॉर्डिंग जो भी कवरेज होगा वो अपना टेस्ट वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकता है। तो ये एक फैसिलिटी है जो इस पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो 5 लाख की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी 2,000 रुपए तक का एक्सपेंस कवर करती है। ये लिमिट्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इतना एक्सपेंस अगर 2,000 रुपए तक के कोई टेस्ट होंगे तो वो यहाँ कंपनी कवर कर लेगी। 7.5 लाख की पॉलिसी होगी तो 2,500 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी होगी तो 3,000 रुपए, 15 लाख की पॉलिसी होगी तो 4,000 रुपए,
इससे ऊपर 20 लाख की पॉलिसी होगी तो 4500 रुपए, और 50 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पर कंपनी यहाँ पर 5000 रुपए तक के एक्सपेंसेस, मेडिकल के एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए दे दी है कि कंपनी कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, डाउट्स तो नहीं है कोई, आगे डिस्कस करें। नेक्स्ट है इसके बाद हॉस्पिटल कैश। अब देखिए हॉस्पिटल कैश, कुछ कैश से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, कुछ पैसा कुछ मिलेगा कस्टमर को यहाँ पर। तो ये इस प्लान की यूएसपी में काउंट होता है, कंपनी इसमें हॉस्पिटल डेली कैश देती है। क्या होता है इसका मतलब, जितने दिन भी कस्टमर पॉलिसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जितने दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसके अकॉर्डिंगली कंपनी पर डे का कुछ बेनिफिट देती है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन है जिन्होंने पॉलिसी परचेज की है और वो 7 दिन या 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उस 10 दिन के हिसाब से अगर 1000 रुपए पर डे का बेनिफिट कस्टमर को मिला हुआ है तो 1000 रुपए पर डे कस्टमर को मिलेगा। मतलब 10 दिन का 10,000 रुपए कंपनी कस्टमर को पे करेगी। ये क्लेम से एक्स्ट्रा है और इस फीचर के लिए कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को 1000 रुपए पर डे मिलेगा तो रोज हॉस्पिटल से, रोज कंपनी से कोई हॉस्पिटल विजिट करेगा, ये लीजिए सर आपका आज का 1000 रुपए, ये लीजिए सर आपका आज का 1000 रुपए। नहीं, ऑफ कोर्स अगर कंपनी कोई बेनिफिट दे रही है तो वो ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस पर वो ऑफर दे रही है। जब कस्टमर अपने प्री एंड पोस्ट के खर्चे कंपनी को फाइल करेगा तो उस टाइमिंग पे कंपनी 10,000 रुपए ये कस्टमर को एक्स्ट्रा पे कर देगी। तो ये फीचर इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। हेलो, नमस्ते जी मैम। वो मैक्सिमम 7 डेज के लिए ना, जो मैक्सिमम 7 डेज के लिए ना। हाँ बता रही हूँ, उसके बाद वो भी आगे कंप्लीट कर रही हूँ। बट इस पॉलिसी के अंदर एक लिमिट है, कंडीशन है, डिफरेंट सम एश्योर्ड पर डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 500 रुपए देती है पर डे के अकॉर्डिंगली। 7.5 लाख से 10 लाख तक के सम एश्योर्ड पर 750 रुपए पर डे मिलते हैं। 15 लाख से लेकर 20 लाख तक के सम एश्योर्ड पर 1000 रुपए पर डे मिलते हैं। 25 लाख के सम एश्योर्ड पर 1500 रुपए और 50 लाख या उससे ऊपर के सम एश्योर्ड पर 2500 रुपए पर डे। बट एक छोटी सी कंडीशन है इस पॉलिसी के अंदर, वो है मैक्सिमम 7 दिन। एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 7 दिन मैक्सिमम, और पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर मतलब 365 दिन के अंदर 120 दिन कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। तो अगर कस्टमर को कभी ऐसी इमरजेंसी आती है कि पूरे 365 दिन में से 120 दिन कवर करने हैं और उस 120 दिन के अकॉर्डिंगली 1000 रुपए पर डे का बेनिफिट कस्टमर की पॉलिसी के अंदर है, तो कस्टमर को 1000 पर डे के अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा। तो ये बेनिफिट। हेलो मैडम जी बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि मानो कि 38 एज है, 4 फैमिली मेंबर है, उनको हम कॉम्प्रिहेंसिव दे या यंगस्टर दे? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में भी फीचर्स बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं उसमें, तो उनको कौन सा सजेस्ट किया जाए फिर? सर देखिए डिपेंड करता है ना, हाँ ऑलवेज हम तो सजेस्ट करते ही हैं, लेकिन बातों बातों में ना ऑलवेज कस्टमर की नीड जानने की कोशिश कीजिए कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है। आप कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट कीजिए, अगर कस्टमर को प्रीमियम वायबल लगता है, कैपेबल लगता है तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव दीजिए। बट सम टाइम क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली है तो अकॉर्डिंगली आप कस्टमर को कॉम्प्रिहेंसिव से डायरेक्टली आप, क्योंकि देखिए आप कस्टमर से आप मिलने जा रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि ये कितना प्रीमियम मैक्सिमम पे कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े कस्टमर से मिलने जा रहे हैं और उसको आप यंगस्टर अप्रोच करेंगे तो ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं लगेगा कि आपने सही किया। अगर आप नॉर्मल किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं जो पॉलिसी तो लेना चाहता है, परिवार को कवर तो करना चाहता है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है, फंड प्रॉब्लम है उनके साथ, तो उनको यंग स्टार दे दीजिए। अच्छा बड़ा कस्टमर है तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कीजिए। ओके ओके मैडम। हाँ डिपेंड करता है ना आपके ऊपर सर, क्या आपने कौन सा प्लान उनको दिया या उनकी नीड क्या है। अगर मैटरनिटी कवर कराना चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव दे दीजिए, एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव दे दीजिए। तो वो आपको जजमेंट लेनी है पहले। वो यंगस्टर में गोल्ड और सिल्वर का क्या है? हाँ सर, वो गोल्ड और सिल्वर दो अलग अलग वेरिएंट हैं। गोल्ड प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर करती है और सिल्वर प्लान में कंपनी मैटरनिटी कवर नहीं करती है। इसके बाद बताए बोलिए कौन है? महेश जी। हाँ मैडम, मेरे साथ एक ने जस्टिफाई किया था अभी कि एक बच्चे की किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का, यानी कि उनकी एक किडनी निकालने वाली है, पहली दूसरे में था वो,
तो अभी 7वीं में गया, यानी कि 5 साल हो गए, तो हम उनको ये कॉम्प्रिहेंसिव दे सकते हैं क्या प्लान? किडनी क्यों निकाली है सर, रीजन क्या है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? हाँ, कुछ तो दिक्कत आई थी उसमें, उन्होंने अच्छा, पूरा नहीं बताया मुझे। हाँ। ऑन अप्रूवल बेसिस सर, अगर किडनी निकाली है उनकी तो किडनी निकालने के टाइमिंग का डिस्चार्ज पेपर होगा। ऑफ कोर्स बॉडी में कोई ना कोई डिसीज तो क्रिएट हुई होगी ना जो किडनी पे इफेक्ट कर यस रही यस होगी, तो उसका यस यस डिस्चार्ज यस। समरी शेयर कर दीजिएगा, अप्रूवल में डालेंगे, अगर अप्रूवल मिल गया तो पॉलिसी मिल जाएगी। ओके ओके मैम। और बस कॉम्प्रिहेंसिव ही बताइएगा, कोई और प्लान मत बताइएगा। हाँ, वही वही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ओपी आईज एंड डेंटल ट्रीटमेंट, मतलब मैम जी बोलिए। मैम किसी की किडनी निकाली गई है, उसका रीजन ये है कि उसके पापा की किडनी फेल हो गई थी, इसलिए उन्होंने डोनेट किया उसके पापा को। ओके। हाँ, तो उन्हें मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है, लेकिन ऑन अप्रूवल बेसिस। जिनकी एक किडनी होती है उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल जाता है, लेकिन ऑन अप्रूवल बेसिस, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक किडनी निकालने के बाद में जो एक किडनी है, क्योंकि बॉडी का पूरा लाइक उसी के ऊपर चला जाता है सिस्टम, तो एक किडनी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही है, वो सब चीजें कंपनी चेक करेगी, उसके बाद अप्रूवल देगी। ओके, ठीक है, तो उसका डिस्चार्ज समरी होगा कस्टमर के पास में, वो ले लीजिएगा, वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए मैं यहाँ से अप्रूवल लूंगी, अगर अप्रूवल मिल गया तो हम पॉलिसी कर देंगे। ओके मैम, लेकिन थैंक ऐसा यू। कोई भी केस हो, प्लीज मैं ऐसा भी से बताना चाहूंगी, अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो हो, किडनी का ही नहीं, ऐसा कोई भी जिसमें लगता है कि ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह के सिनेरियो में अपने किसी भी कस्टमर को ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही बताइएगा। इस प्लान के अलावा कोई और प्लान नहीं बताना, क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसी प्लान में ही अप्रूवल देती है, बाकी यंग स्टार वगैरह किसी अदर प्लान में कभी अप्रूवल नहीं। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ओपी आईज एंड डेंटल ट्रीटमेंट। तो इस पॉलिसी के अंदर कंपनी डेंटल और आईज के ट्रीटमेंट भी कवर करती है, लेकिन 3 साल के बाद। अगर किसी ने अब पॉलिसी ली है तो 3 साल के बाद अगर उन्हें अपने आईज में कोई लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, चश्मा बनवाना है, कोई और ट्रीटमेंट करवाना है, लेंस लगवाने हैं, तो यस लगवा सकते हैं, हमारी कंपनी कवर कर लेगी, लेकिन 3 साल के बाद। ऐसे ही अगर दांतों से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाना है, रूट कनाल है या कोई और अदर ट्रीटमेंट है दांतों का, वो करवाना है तो हमारी कंपनी कवर कर लेगी, लेकिन 3 साल के बाद। ध्यान रखिएगा 3 साल का यहाँ ब्लॉकिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड है। लिमिटेशंस है यहाँ पर 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक की पॉलिसी में 5,000 रुपए कंपनी कवर करती है। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपए देती है, और इससे ऊपर के सम एश्योर्ड पर मीन्स 25 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पर मैक्सिमम 15,000 रुपए यहाँ पर कंपनी कवर अप कर रही है। उसके बाद है ओपीडी कंसल्टेशन। देखो ये स्पेशल फीचर है इस पॉलिसी के अंदर, इसको समझिएगा प्लीज। ओपीडी कंसल्टेशन, कई बार कस्टमर क्या बोलता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन मुझे ना ऐसा पॉलिसी दीजिए जिसके अंदर ओपीडी कवर हो। सबसे पहले तो इस ओपीडी को समझते हैं, एक्चुअली ओपीडी होता क्या है। ओपीडी मतलब हमारे रोजमर्रा के जो डॉक्टर के पास हम जाके विजिट करके आते हैं, डॉक्टर को आज खांसी है, जुकाम है, आज पेट में दर्द है, आज लूज मोशन हो गए हैं, आज फीवर चढ़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, 200-500 रुपए का पर्ची कटवा के और बाहर से मेडिसिन लेकर आना है। तो ये जो आए दिन के जो हमारे रोजमर्रा के डे टू डे के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम डॉक्टर के पास करते हैं, डॉक्टर को फी पे करके आते हैं, ये होते हैं हमारे ओपीडी कंसल्टेशन, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, तो ये वो होती है। तो हमारी पॉलिसी में कवर है, बट एक लिमिट है यहाँ पर 300 रुपए पर कंसल्टेशन की। तो अकॉर्डिंगली जितना समय शॉर्ट उसके अकॉर्डिंग जो भी कवरेज होगी उसमें पर कंसल्टेशन 300 रुपए कंपनी कवर करती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 1,200 रुपए का ओपीडी कवर करती है। तो 1,200 रुपए के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखेगा कि पूरे साल में 300 रुपए के कंपनी 4 कंसल्टेशन कवर करेगी। कैशलेस नहीं होगा, पूरे साल का एक साथ बिल बना के क्लेम फॉर्म फिल करके कस्टमर को कंपनी को क्लेम करना है, कंपनी ये 1,200 रुपए कस्टमर को रिफंड कर देगी उसके अकाउंट में। किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख की पॉलिसी के बिहाफ पर कंपनी 2,100 रुपए की ओपीडी कवर करती है। तो 300 रुपए पर कंसल्टेशन के अकॉर्डिंगली पूरे साल के अंदर 7 कंसल्टेशन यहाँ पर कंपनी कवर कर लेगी। सेम एज इट इज पूरे साल के बिल्स यहाँ पर कलेक्ट करने हैं, कंपनी को फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, कंपनी 2,100 रुपए कस्टमर को रिफंड कर देगी। हेलो क्लियर है सभी को?
हेलो बोलिए 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 नरेश मैम, जी। इसमें 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 तो एडमिट नहीं होना पड़ेगा ना, ये तो कंफर्म मिलना ही है। ऑफ कोर्स कंफर्म मिलना ही है। पेट दर्द, लूज मोशन, खांसी जुकाम, इसमें कौन एडमिट होगा? नॉर्मल चीज हो गई तो नॉर्मल चीज है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो डॉक्टर के पास आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे वो रिसिप्ट लेकर आइएगा, जो अपने जो डॉक्टर को जो चार्जेस दिए हैं ना, उसका रिसीविंग मिलना चाहिए आपको कि आपने 300 रुपए कंसल्टेशन फी वहां पर पे की है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर का पर्चा लगेगा, वो बिल लगेगा, क्लेम फॉर्म लगेगा, कैंसिल चेक, आईडी प्रूफ लगेगा और कंपनी पैसा पे कर देगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, एक और हमारा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, स्पेशल फीचर इस पॉलिसी का, और वो है हमारा एक्सीडेंटल डेथ एंड पीटीडी। पीटीडी मींस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। कंपनी इस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ भी कवर करती है। अगर सपोज मान लेते हैं किसी ने ये पॉलिसी ली है और उनका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ या बॉडी के कोई भी 2 पार्ट डिसेबल हो जाने पर जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी होगी उतना सम एश्योर्ड कंपनी, अगर वो पर्सन जिंदा है तो उनको मिलेगा, अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी नॉमिनी को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्पेशल फीचर है इस पॉलिसी के अंदर। अगर कोई पर्सन जिंदा तो पूरा पैसा उस पर्सन को मिलेगा, अगर वो नहीं है तो पूरा पैसा उनके नॉमिनी को, जो भी पॉलिसी के अंदर नॉमिनी रहेंगे उनको मिलेगा। 100% कंपनी पैसा देती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से डेथ या बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल होना मैंडेटरी है। मतलब जितना सम एश्योर्ड रहेगा उतना पैसा मिलेगा। किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, तो पूरा 5 लाख रुपए कंपनी नॉमिनी को पे कर देगी, मतलब उनकी वाइफ को पे कर देगी। चलिए ठीक है। जैसे 2 पार्ट डिसेबल होने पर और एक्सीडेंटल डेथ होने पर नहीं समझ गया, एक्सीडेंट है, मान लो 2 पार्ट डिसेबल हो गया तो कितना मिलेगा? 5 लाख पे पूरा मिलेगा 100%। मान लेते हैं ना एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई लेकिन एक हाथ और एक पैर कट गया, तो बस 2 पार्ट डिसेबल हो गए। कस्टमर को डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा, कंपनी को बताना होगा, कंपनी को 5 लाख का पूरा सम एश्योर्ड, क्योंकि वो पर्सन अभी जिंदा है, डेथ नहीं हुई है, तो अभी उस पर्सन के ही अकाउंट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेडिकल ओपिनियन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा लाइक फीचर्स हैं इस पॉलिसी के अंदर। इसमें क्या मतलब, मोस्ट ऑफ दी हमारे स्टार हेल्थ की सर्विसेज हैं। अगर किसी पर्सन की कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई सर्जरी हो रही है और कस्टमर को कहीं ना कहीं डर है, वो किसी एक जेन्युइन पर्सन से, जेन्युइन डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, जो सर्जरी मुझे मिलने वाली है या मेरी कोई सर्जरी होने वाली है, तो वो चाहता है कि मैं किसी डॉक्टर से डिस्कस कर लूं, क्या ये जो ट्रीटमेंट मुझे मिलने वाला है क्या ये सही है, या मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता हूँ, ये सर्जरी नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे कोई इसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए, कोई और ट्रीटमेंट मिल जाए। तो समटाइम्स इस तरह के ना बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में आती हैं जब एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, e_medical.opinion@starhealth.in। इस मेल पर कस्टमर को एक मेल करना है या फैमिली से कोई मेल कर सकता है अपने पॉलिसी नंबर, नाम के साथ में, प्रॉब्लम के साथ में। कंपनी से कस्टमर के पास उनके कॉन्टेक्ट नंबर पर एक कॉल आ जाएगा और हमारे जो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनसे पर्सनली डिस्कस करेंगे और इसका एक उनको जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा कि उन्हें ये सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, वॉटेवर जो हेल्प हो सकेगी वो हमारे डॉक्टर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट। तो आयुष ट्रीटमेंट, इसको समझिएगा। आयुष ट्रीटमेंट नाम तो बहुत प्यारा है आयुष, लेकिन इस आयुष का मीनिंग बहुत बड़ा है। आयुष का मीनिंग है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो एलोपैथिक से अलग है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? अंग्रेजी दवाइयां जो हम नॉर्मली लेते हैं। आज खांसी जुकाम है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, फीवर चढ़ गया है, हमने फटाफट से एक टैबलेट निकाली और खा लिया, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट, अंग्रेजी दवाइयां। लेकिन आज भी ऐसे लोग बहुत से अवेलेबल हैं जिनको ये अंग्रेजी दवाइयां सूट नहीं करती हैं। तो आज भी जो हमारी आयुष ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं उन पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं लोग उसको भी प्रेफर करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। तो यस, हमारी पॉलिसी के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट की बात करती हूँ तो आयुष ट्रीटमेंट भी कवर है, बट डिफरेंट डिफरेंट लिमिट के साथ। 5 लाख की पॉलिसी से लेकर 15 लाख तक कंपनी 15,000 रुपए का ट्रीटमेंट यहाँ कवर करती है। 20 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर 20,000 रुपए कवर करती है। 50, 75 और 1 करोड़ की पॉलिसी पर 30,000, 30,000 रुपए का एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। ध्यान रखिएगा, इस केस में भी
24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन एप्लीकेबल है। कस्टमर एडमिट होगा तो ही ये ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। और इन ट्रीटमेंट्स के लिए इनके ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, उसी में ही एडमिट होना पड़ेगा। किसी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी अदर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहां पर हम सोचें कि ये ट्रीटमेंट कंपनी कवर कर लेगी। तो चलिए नेक्स्ट है डोमिसरी ट्रीटमेंट, डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। समटाइम्स ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक पर्सन की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस पर्सन को हम हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते, या इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। मेजरली बात करूं तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन लास्ट ईयर आपने और हम सबने देखी थी कोविड के सिनेरियो में। देखी थी सभी ने, हमने तो बहुत देखी थी क्योंकि दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर जिसको देखो उस पर्सन को हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बेड ही नहीं है, पेशेंट को कहाँ एडमिट किया जाए। तो उस सिनेरियो के अंदर हमारा डोमिसरी ट्रीटमेंट, डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन ने बहुत हेल्प किया। ये वो कंडीशन है जब हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, उस केसेस में डॉक्टर अगर पेशेंट को लिख कर देता है कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है या ऐसी इस तरह की सिचुएशन है, आपका ट्रीटमेंट घर में ही करना है, तो वो ट्रीटमेंट कंपनी कवर कर लेगी। जो कोविड में हुआ भी है, होम आइसोलेशन के केसेस में डॉक्टर्स ने रिटर्न में दिया है कि आपको होम आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है, आप घर में रहिए। तो उस केसेस में जो पेशेंट घर में ही रहेंगे तो उसका ट्रीटमेंट, उसका जो भी मेडिसिन का खर्चा या कोई सी और ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा, ऑक्सीजन का एक्सपेंस, अगर इस तरह का जो भी एक्सपेंस पेशेंट ने किया है वो एक्सपेंस हमारी कंपनी ने कवर अप किया है ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस पर। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन रहती है जिस बेस पर मिनिमम 3 डेज, 3 दिन घर पर ट्रीटमेंट होना मैंडेटरी है। 3 दिन से ऊपर ट्रीटमेंट होगा तो कंपनी कवर कर लेगी, 3 दिन से कम का ट्रीटमेंट होगा तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी। 3 डेज आर मैंडेटरी, 3 दिन ट्रीटमेंट होना मैंडेटरी है। चलिए नेक्स्ट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, 5 लाख के साथ कंपनी 5 लाख का सम एश्योर्ड फ्री दे रही है, 10 लाख के साथ कंपनी 10 लाख का सम एश्योर्ड फ्री दे रही है, या 20 लाख के साथ कंपनी 20 लाख का सम एश्योर्ड फ्री दे रही है। अब 20 लाख की पॉलिसी के लिए तो कस्टमर ने पैसा पे किया है, लेकिन ये जो कंपनी फ्री 20 लाख दे रही है वो क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, ये कैसे काम करेगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। इसको समझना है क्योंकि ये जो रिस्टोरेशन है ना, ये जेन्युइनली बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। बस आप इसको समझिएगा रिस्टोरेशन कैसे काम करता है। क्योंकि मैंने बोला 5 लाख के साथ कंपनी 5 लाख फ्री देती है, 100% रिस्टोरेशन है। 100% का मतलब 5 लाख फिर से मिलता है, लेकिन ये कैसे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर रिस्टोरेशन से रिलेटेड एक कंडीशन है 100% कंज्यूम या 100% एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्ट होने की। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं हम। मान लेते हैं किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, कस्टमर का क्लेम आ गया, हस्बैंड का क्लेम आ जाता है कैंसर का, कंपनी कैंसर का क्लेम 1 शॉट में 5 लाख का क्लेम आया है, कंपनी 5 लाख 1 शॉट में पे कर देगी, कंपनी ने दे दिया। अब उसके 2 महीने के बाद फिर से क्लेम आ जाता है वाइफ का हार्ट अटैक का, यहाँ कंपनी कैसे देगी, क्योंकि 5 लाख की पॉलिसी थी, 5 लाख तो पूरे के पूरे हस्बैंड ने यूज कर लिए। अब ये पॉलिसी रीस्टोर हो जाएगी, 5 लाख खत्म, अब ये पॉलिसी रीस्टोर हो गई। तो अब अगर हस्बैंड के अलावा किसी को भी जरूरत पड़ती है या हस्बैंड को फिर से जरूरत पड़ती है तो कंपनी पूरा 5 लाख फिर से दे देगी। इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% एग्जॉस्ट, 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। अब एक और एग्जांपल, क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ इस पॉइंट को, इससे एग्जांपल चेंज कर रही हूँ। मान लेते हैं किसी पर्सन ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, ओके, तो किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, मान लेते हैं हस्बैंड का क्लेम आया, हार्ट अटैक का क्लेम आया है, 3 लाख रुपए क्लेम आया, 5 लाख में से कंपनी ने 3 लाख रुपए हस्बैंड के लिए पे कर दिए। अब 2 महीने के बाद वाइफ के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है और वाइफ को रिक्वायरमेंट है, अब फिर से वाइफ के लिए जो क्लेम आता है वो फिर से 3 लाख रुपए का आ जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए कंपनी ने हस्बैंड के लिए पे कर दिए, तो पॉलिसी में कितना बचा,
2 लाख रुपए। तो अब जब नॉमिनी के लिए कंपनी वाइफ के लिए कंपनी को पे करना होगा तो कंपनी अभी सिर्फ 2 लाख ही पे करेगी, रेस्ट 1 लाख पे नहीं करेगी। इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। 5 लाख की पॉलिसी में से 3 लाख हस्बैंड के लिए दे दिया, 2 लाख बचा। अब वाइफ के साथ फिर प्रॉब्लम हुई है, वाइफ को भी 3 लाख के सम एश्योर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी सिर्फ 2 लाख देगी, 1 लाख कस्टमर को अपनी पॉकेट से बियर करना है। क्यों करना है? ये रिस्टोरेशन का सिस्टम कब से लागू होगा, कितने दिन होगा? ऐसा क्यों? एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, ऐसा बता रही हूँ मैं। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर रिस्टोरेशन वाले जो बेनिफिट है उसके लिए 100% सम एश्योर्ड जो है वो पहले 100% खत्म होना बहुत जरूरी है। जब 3 लाख हस्बैंड के लिए दे दिया, 2 लाख वाइफ के लिए दे दिया, अब जब 5 लाख पूरा खत्म हो गया, अब रिस्टोरेशन आएगा पॉलिसी के अंदर। अगर वो 5 लाख खत्म नहीं होगा तो रिस्टोरेशन नहीं मिलेगा। तो क्या कस्टमर को फिर से प्रीमियम पे करना पड़ेगा? नहीं, वो इनबिल्ट है पॉलिसी के अंदर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है घनश्याम जी? ठीक है मैम, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और आप लोगों की नॉलेज में भी शायद समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली, पहला क्लेम 4,90,000 का आया, कंपनी ने दे दिया, बहुत प्यार से दे दिया। दूसरा क्लेम कस्टमर का 1.5 लाख का आ गया, कंपनी कितना देगी? 5 लाख का पॉलिसी, मैं 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 ही लाख देगी ना। 10,000 देगा, 10,000 देगी ना। 10,000 की देगी, 10,000 की। 10,000 दे, चलो 10,000। हाँ बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली, पहला क्लेम 4,90,000 का आ गया, कंपनी ने बहुत प्यार से दे दिया। अब अगर कस्टमर का क्लेम 1.5 लाख का आता है तो कंपनी कितना देगी? कंपनी सिर्फ 10,000 देगी। क्यों देगी 10,000? 5 लाख का तो 5 लाख पूरा किया उनका। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें कंडीशन है 100% कंज्यूम करने की, या 100% एग्जॉस्ट करने की, या 100% खत्म करने की, सम एश्योर्ड खत्म करने की। जब वो 10,000 देने के बाद में पूरा 5 लाख खत्म हो गया, अब पेशेंट डिस्चार्ज हो, क्योंकि बाकी बैलेंस जो है वो कस्टमर ने अपनी पॉकेट से दिया 1,40,000, अब कस्टमर डिस्चार्ज होकर घर चला गया। अब अगर भगवान ने करे दोबारा से उसी साल में हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चे को, किसी को भी कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ एडमिट होने का, तो अभी कस्टमर के पास फिर से वो रिस्टोरेशन वाला जो फ्री वाला 5 लाख रुपए था वो अब पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। अब अगर दोबारा से पूरे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जो भी जरूरत पड़ेगी तो वो कंपनी दे देगी। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ मैम कि 5 लाख का अगर कस्टमर ने पॉलिसी लिया है तो 5 लाख हमारी कंपनी पे करेगी, प्लस 5 लाख का प्रीमियम कस्टमर करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं भाई, आप लॉजिकली देखो, कस्टमर ने तो प्रीमियम 5 लाख का ही पे किया ना। हाँ, लेकिन जब वो पूरा 5 लाख खत्म हो जाएगा तो कंपनी 5 लाख और भी तो दे रही है, लेकिन उसके लिए प्रीमियम तो चार्ज नहीं कर रही। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, प्रीमियम कोई चार्ज नहीं कर रही। ठीक है हाँ, ठीक है? हाँ मतलब सिंगल शॉट में 5 लाख खत्म हो जाना चाहिए, यही मतलब है ना? नहीं, सिंगल शॉट में नहीं, चाहे वो 3 बार में खत्म हो, चाहे हाँ 2 हाँ बार में बट खत्म हो, बट 5 लाख खत्म होगा तभी हाँ हाँ रिस्टोरेशन मिलेगा। ठीक है? ओके एक चीज और बता देती हूँ, सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि 1 शॉट में सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम आ जाता है। जैसे 5 लाख की पॉलिसी, लेकिन कस्टमर को मेजर प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, और 1 शॉट में 7 लाख का क्लेम आ गया, कंपनी मतलब कितना देगी? मतलब इसको यही बोल के बेचना पड़ेगा पॉलिसी को कि 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री, यही बोल सकते हैं? ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। चलो, मैंने एग्जांपल पूछा किसी की 5 लाख की पॉलिसी, लेकिन क्लेम आ गया 7 लाख का। हेलो जी कार्तिक जी बताइए। मैम, ये जो बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के फैसिलिटी तो 1 साल में एक ही बार मिलता है ना? एक ही बार मिलती है। ठीक 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 है मैम। तो मेरे एग्जांपल का मेरे क्वेश्चन का आंसर कौन करने वाला है? 5 लाख की पॉलिसी पर 7 लाख का क्लेम आ गया है, कंपनी कितने लाख का क्लेम दे देगी कस्टमर को? 5 लाख का मैम। 5 लाख का, वेरी गुड, 5 5 लाख का क्लेम, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम नहीं मिलता है, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम नहीं मिलता है। बट हाँ, इस पॉलिसी के अंदर अगर नो क्लेम बोनस, हाँ ठीक है, ओ ठीक है,
हाँ, अगर इस पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस हुआ, 1 साल बाद क्लेम आया है, तो पॉलिसी 7.5 लाख की हो गई 2.5 लाख के नो क्लेम बोनस के साथ में। अब अगर कस्टमर का 7 लाख का या 7.5 लाख का भी वन शॉट में क्लेम होगा तो कंपनी पे करती, क्योंकि पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस एड ऑन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बाद में वो रेस्टोरेशन हो जाता है ना मैडम? एग्जैक्टली बाद में रिस्टोरेशन। ये जो मैंने आज आपको समझाया है रिस्टोरेशन, जिसमें 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है, इसे कहते हैं नॉन जेन्युइन रिस्टोरेशन। इस वर्ड को लर्न कर लीजिए बस। अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया तो जेन्युइनली आप किसी भी अदर एजेंट को, अदर कंपनी के एजेंट को बीट कर पाओगे। कि मैं ट्रेनिंग तो रेगुलर चलेंगी, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग मेरी कोशिश रहेगी ताकि मैं लूं और आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊं। तो इसको समझिएगा, क्योंकि अगर मैं आज आपको नॉन जेन्युइन रिस्टोरेशन समझा रही हूँ, तो अब जो कमिंग जो भी हमारी ट्रेनिंग्स होंगी तो उसमें मैं आपको जेन्युइन रिस्टोरेशन भी समझाऊंगी कि जेन्युइन रिस्टोरेशन कैसे काम करता है। बट जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में है वो है नॉन जेन्युइन रिस्टोरेशन, जिसमें 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। ठीक है, आई होप यंग आप स्टार लोगों में को। तो मैडम पूरा का पूरा रिस्टोरेशन होता है ना यंग स्टार में? यंग स्टार में कैसे होता है बताइए? बायबैक पीईडी क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए बेसिकली बात करते हैं तो हमारी जितनी भी पुरानी बीमारी जो होती हैं, पुरानी बीमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? कोई भी, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, एनी अदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए कस्टमर रेगुलर डेली बेसिस पर मेडिसिन लेता है, दवाई लेता है, वो कहलाती हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। तो यस, कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद। अभी कुछ टाइम कितना है? ये है 3 साल का, आफ्टर 3 इयर्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर अगर कोई कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है कि मुझे पहले से ये बीमारी है, मुझे बीपी है पिछले 5 सालों से और मैं रेगुलरली एक मेडिसिन लेता हूँ, तो आप उनको अपफ्रंट बता के चलिए कि सर आपकी जो ये बीपी से रिलेटेड समस्या होगी ये कंपनी 3 साल के बाद कवर करेगी। भगवान ना करे अगर आपको बीपी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आता है तो वो 3 साल के बाद मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। बट अगर कस्टमर, क्योंकि समटाइम्स कस्टमर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ प्रीमियम हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं प्रीमियम एक्स्ट्रा ले लो हमसे, लेकिन हमारी जो ये पुरानी बीमारी है ना ये 1 साल के बाद कवर करवा दो। ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो चलो, इस पॉलिसी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम प्री कस्टमर से एक्स्ट्रा प्रीमियम एज एन लोडिंग में हूँ, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे और कस्टमर का जो वेटिंग पीरियड है वो 3 साल से कम होकर 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल के बाद कस्टमर की वो बीपी से रिलेटेड कोई भी समस्या क्रिएट होती है तो वो कंपनी कवर अप कर ले। अभी को हाँ मैडम, वो क्या है ना, अभी वो बीपी, शुगर और डायबिटीज वो पूरा है, तो वो पूरा कभी वो 3 साल से लिए 1 साल को कन्वर्ट हो जाता है। अगर और मान लेते कितना हैं किसी फर्क को, पड़ता है? बता रहे हैं, मान लेते हैं किसी को बीपी और शुगर दोनों है। बीपी मीन्स हाइपरटेंशन और शुगर मीन्स डायबिटीज। ठीक है, हाँ। किसी को दोनों ही प्रॉब्लम है तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को कंपनी 3 साल से 3 इयर्स और से 1 ईयर में कन्वर्ट कर देगी। थायराइड? थायराइड भी कवर हो जाएगा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या कोई अदर प्रॉब्लम है इस तरह की जिसमें हम बायबैक पीईडी कस्टमर को दे सकते हैं तो वो हो जाएगा। ठीक है, वो अब लोडिंग में कितना परसेंटेज आता है मैडम, ज्यादा आता है? बता रही, ये देखिए सर, ये एक स्पेशल फीचर है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए ये कैसे काम करता है। अगर कोई 3 महीने से लेकर 35 साल तक का कोई पर्सन है तो सिर्फ 20% का प्रीमियम कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, अगर कोई 36 साल से लेकर 45 साल तक का पर्सन है तो 30% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना है। 46 साल से लेकर 50 साल तक का पर्सन है तो 35% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना है। और अगर कोई पर्सन 50 साल से ऊपर का है तो 50% प्रीमियम कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना है। लेकिन मैम क्यों पे करना है एक्स्ट्रा? क्यों पे करना है एक्स्ट्रा? क्योंकि कस्टमर की पुरानी बीमारी अगर है तो वो पुरानी बीमारी कंपनी 3 साल के बाद कवर करेगी। अगर ये प्रीमियम कस्टमर एक्स्ट्रा पे करता है, उस एक्स्ट्रा प्रीमियम पर कंपनी वो जो 3 साल के बाद कवर होने वाली बीमारी है उसको 1 साल में ही कवर कर लेगी। ठीक है घनश्याम जी? ठीक है। चलिए, अब
ये समझ लेते हैं समटाइम्स कस्टमर आपको ऐसा मिला है जो ये कहता है कि मुझे तो चलो 3 साल का प्रीमियम एक साथ मैं पे कर देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बार बार हर महीने हर साल प्रीमियम नहीं पे कर सकता, 3 साल का एक साल तो और भी अच्छी बात है। यहाँ प्रीमियम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। अगर कस्टमर 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो 7%, 10%, 12% और 17% की एवरेज आती है। और ये प्रीमियम कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में पहले ही साल पे करना, ऐसा नहीं कि हर साल ये एक्स्ट्रा वाला प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, नहीं, ये स्पेशल है कि कस्टमर को सिर्फ पहले ही साल ये प्रीमियम पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से कस्टमर को वो जो एवरेज प्रीमियम होगा जो प्रीवियसली वही पे करना होगा। ये लोडिंग वाला पार्ट है वो कस्टमर को पे नहीं करना हो। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये पॉइंट बायबैक पीडी का। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। को पेमेंट, चलिए को पेमेंट समझते हैं। आप लोगों को याद होगा जो कल की मीटिंग्स में एजेंट्स थे, मैंने कुछ को पेमेंट का मतलब बताया था कि जो लोग भी 60 साल के बाद पॉलिसी परचेज करते हैं, 60 साल के बाद परचेज करते हैं पहले बार फर्स्ट टाइम, तो उस पर्सन को कुछ ना कुछ को पेमेंट पे करना पड़ता है ऑन एवरी क्लेम। तो जो लोग 60 साल के बाद इस पॉलिसी को परचेज करेंगे तो 10% की को पेमेंट आती है हर क्लेम के ऊपर। मतलब अगर किसी का 1 लाख का क्लेम आया है तो उस 1 लाख में 90,000 कंपनी पे करेगी और 10,000 रुपए कस्टमर को पे करना होगा। ध्यान रखिएगा 10% का को पेमेंट है। यहाँ पर जब क्लेम आता है तो क्लेम के अमाउंट में थोड़ी बहुत शेयरिंग होती है। इसका मतलब कुछ पैसा कस्टमर को देना है और कुछ पैसा कंपनी को देना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर 10% का को पेमेंट है। यहाँ कंपनी 10% को पेमेंट लगाती है। उसके बाद है टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी टॉक टू स्टार, डोंट पैनिक टॉक टू स्टार। ये हमारा एक एप्लीकेशन है जो कस्टमर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और कोविड से रिलेटेड कोई कंसर्न अगर कस्टमर को होता है तो वो हमारे डॉक्टर से ऑन कॉल डिस्कस कर सकता है। अगर कोई भी इसको कंसर्न है, कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, अपने सिम्टम्स बताना चाहता है कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, क्या है मेरे लिए, क्या करना चाहिए, तो वो हमारे जो कस्टमर्स होंगे वहां पर वो प्रॉपरली उनसे डिस्कस कर लेंगे और उन्हें बता। नेक्स्ट हम यहाँ पर वेटिंग पीरियड ही लास्ट है पीपीटी के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड, तो जैसे मैंने जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि वेटिंग पीरियड मतलब 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है हमारी पॉलिसी स्टार्ट होने के लिए। ऐसे ही मैंने अभी बताया पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड है 3 साल का। अब इसके साथ एक और आता है वो है स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज क्या होती हैं? ये वो डिसीज हैं जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे स्टोन मीन्स पथरी कहते हैं हम लोग, पाइल्स मीन्स बवासीर है, हर्निया है, और कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद है। और स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली गांठों की प्रॉब्लम हो जाती है। गायने रिलेटेड इश्यूज, फीमेल के प्राइवेट चीजों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और फेब्रॉइड है, फिस्टुला है, स्पाइन रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, इस तरह की कोई भी सर्जरी लाइक ईएनटी, हमारे ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, इससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा तो वो कंपनी 2 साल के बाद कवर अप करती है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज के अंदर ये जो स्पेसिफिक डिसीज है ये 2 साल के बाद ही कवर होती हैं। आज की मीटिंग क्लियर है? एंड अप करें? यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। तो ठीक है, सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। प्लीज जिसको पीपीटी चाहिए व्हाट्सएप पे पीपीटी लिख के मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोग को फॉरवर्ड कर दूंगी।